चलिए, तो हमारे साथ 2-3 लोग हैं, कृष्ण मोहन भैया हैं, रमणीक भाई हैं। रमणीक भाई शाम के सत्र में भी आप आते रहते हैं, है ना? मुझे ध्यान में आ रहा है। बढ़िया। पापा भी आते रहते हैं, ठीक है। कृष्ण मोहन भैया आप भी शाम के सत्र में आते हैं, जो अभी चल रहा है, ऑनलाइन परिचय शिविर? ठीक है। चलिए, तो आज हमारे ग्रुप में जो कंटेंट आया है उसको पढ़ने से मैं शुरुआत करती हूँ। और हाँ, देखिए इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और ये जो कंटेंट है ये बाबा जी के द्वारा बोली गई बातें नहीं है। ये एक डिस्कशन हुआ जिसके फलस्वरूप जो पॉइंट्स लिखे गए वो एक तरीके से किसी के नोट्स हैं, किसी के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं ये, है ना? तो वो नोट्स देखिए आपको कितने सही लगते हैं, आपको सही लगे तो उसको ध्यान में लीजिएगा। आज कह रहे हैं कि भाई आत्मीयता का अर्थ है गहन संबंध। दूसरी बात कहा है जिस परस्परता में पूर्णता की अपेक्षा में प्रत्याशाएं, दायित्व एवं कर्तव्य पूर्व निर्धारित हो ऐसे मिलन की संबंध संज्ञा है। अच्छा, हाँ, दायित्व एवं कर्तव्य पूर्व निर्धारित हो ऐसे मिलन की संबंध संज्ञा है। पूर्णता के अर्थ में सह अस्तित्व सहज अनुबंध बराबर संबंध। मैं सहअस्तित्व का मूल संबंध और भाव पूर्णता के रूप में देखता हूँ। अच्छा देखिए, किसी के द्वारा लिए गए नोट्स हैं, पूर्णतः एकदम सही है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी समझ के हिसाब से उसने लिखा है और आज बाई चांस इसको शेयर कर दिया है उन्होंने। पढ़ लेते हैं फिर भी। संबंध अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में सहजता से सूत्रता की समझ और अपनी भागीदारी, शिक्षक अभिभावक से विद्यार्थी संतान से, परिवार से समाज से, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र में आत्मीयतापूर्ण संबंध। अच्छा, ठीक है। संबंध की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध अर्थात प्रतिज्ञा। पूर्णता का मतलब है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता व्यवस्था के रूप में ही प्रमाणित होता है। इस तरह हर संबंध की पहचान व्यवस्था के अर्थ में, व्यवस्था में खून के संबंध भी हैं और अन्य संबंध भी। संबंधों को बनाना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। सभी मनुष्य नियति विधि से मनुष्य और मनुष्येतर प्रकृति के साथ संबंध से जुड़े हुए हैं। मानव के सभी संबंध शरीर यात्रा पर्यंत होते हैं। मानव संबंध की बात करें तो संबंध एक जीवन का दूसरे जीवन के साथ होता है। इसको ठीक है, संबंध का आधार एक मैं का दूसरे मैं के प्रति मूल्य भाव अथवा अपेक्षा है। 9 अपेक्षाएं हैं या 9 भाव हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम। अच्छा, कह रहे हैं उपरोक्त मूल्य भाव अपेक्षाओं का निर्वाह करने से उभय सुख अथवा उभय तृप्ति की घटना घटती है जिसको न्याय कहते हैं। फिर कह रहे हैं न्याय की सबसे पहली बात है कि दूसरे व्यक्ति को इन 7 संबंधों में से किसी एक संबंध में प्लेस कर पाना। यदि वह कर पाते हैं तो वहां न्याय हो सकता है। वैसे न्याय केवल 2 समझदार व्यक्तियों के बीच ही संभव है। 7 संबंध हैं, माता पिता और पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, भाई बहन, मित्र मित्र, पति पत्नी, साथी सहयोगी, व्यवस्थागत संबंध। हर संबंध में निश्चित कर्तव्य और दायित्व होते हैं जिसका निर्वाह होने पर और निर्वाह हुए का मूल्यांकन होने पर यदि दोनों पक्षों को तृप्ति होती है तो न्याय हुआ। मानव संबंध का सूत्र है संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। मनुष्येतर प्रकृति के साथ का संबंध उनके साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीने में है। देखिए, संबंध जो है, पहली बात, संबंध मानवों के बीच होता है, जीवन जीवन के बीच नहीं होता। हो जाता तो बात ही क्या थी। चलिए खैर इसको रख देते हैं। इसमें कुछ बात जो आपको इसमें पापा से मैं चाहूंगी कि आज ये जो नोट्स थे इस पे अगर कोई करेक्शन हो तो इस पर भी एक टीका, एक थोड़ा कमेंट्री कर दें। बाकी सारे नए जुड़े हुए लोगों का भी स्वागत है। और आप में से किन्हीं ने कल वापस सत्र को सुना?
बसंत भैया, कल आपने वापस सुना? हाँ वसंत भैया, बोलिए हाँ, बोलिए। सभी को नमस्कार। भैया नमस्ते जी को नमस्कार, है ना। जी। तो दीदी, कल मैंने स्तर को दोबारा सुना और उसको नोट्स भी तैयार किए अपने तरीके से हम्म, कुछ, है ना। तो हाँ। उसमें बहुत ही मतलब कि वो भैया का कहना था कि भी जितना दिया जाए उसको हजम करो। तो मेरे को लगता है कि इतना ही है जो हजम करने वाला काम है ना, होमवर्क ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कि होमवर्क है इसके अंदर करने वाला काफी कुछ, है ना। तो हाँ उसमें बिल्कुल। दीदी जैसे हमने कल शुरुआत की थी कि जो समझने की प्रक्रिया है ना, हम्म तो उसमें है ना कि जो एक प्रक्रिया के अंदर अपनी जो पूर्व मान्यताएं हैं, जैसे हम्म कि भौतिकवाद और आदर्शवाद की जो मान्यताएं हैं, उनको साथ के साथ ना रखकर सिर्फ इनको सुना जाए सीधा सीधा, है ना। हम्म, दर्शन को सीधा सीधा सुनने से है ना, तो उसमें शब्दों में ना उलझा जाए, वस्तु की तरफ ध्यान चला जाए। हाँ। अगर वस्तु अगर स्पष्ट होती है तो है ना, समझना हो रहा है, नहीं तो शब्दों के उसमें उलझ जाते हैं। जैसे परिभाषा संहिता को भी देखते हैं तो दीदी, एक की परिभाषा खोलती है तो फिर वो दूसरी परिभाषा देखेंगे, फिर उसका अर्थ तीसरी परिभाषा देखेंगे। तो ऐसे वो एक शब्दों का साइकिल चला जाता है और अंत में है ना शब्द ही हाथ में रह जाते हैं और वस्तु छूट जाती है। हाँ। तो इसमें आपने एक अच्छा ध्यान दिलाया है कि अगर वस्तु की तरफ अगर हम ध्यान देकर अध्ययन करते हैं, शब्दों को सुनते हैं, शब्दों के जो अर्थ स्पष्ट होते हैं, तो उसमें जो है वो वस्तु को पा जाते हैं हम। हम्म तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा। और दूसरा बिंदु जो है मतलब कि ये कि सब मानव समझ सकते हैं, है ना। हम्म कि भी ये नहीं समझ सकता, छोटा नहीं समझ सकता, बड़ा नहीं समझ सकता, तो ये क्या है, हम आदमी को ना कंडम कर देते हैं भाई। हम्म, बात ही खत्म हो गई वहां पे, है ना। सही तो बात। वो एक हैंड खुला छोड़ना कि सब मानव समझ सकते हैं। और उस क्रम को थोड़ा सा और मैंने ध्यान दिया, है ना। जी जी जी। और तीसरा फिर जो नियंत्रण की बात आई कि जो मूल प्रवृत्तियां है ना, हम्म तो उन मूल प्रवृत्तियों का जो नियंत्रण है हमारे विचार से जुड़ा हुआ है। विचार हम्म स्थिरता से, व्यवहार स्थिरता से, कार्य स्थिरता से और व्यवस्था स्थिरता से। हम्म अगर यही अगर अमानवीय प्रवृत्तियां होती है तो उसमें ये अस्थिरता खत्म हो जाती है। तो जो अस्थिरता के कारण जो है फिर द्रोह विद्रोह युद्ध, लास्ट में वो युद्ध में ही यानी समा जाता है। हम्म तो ये एक पूरा फैला यानी कि पूरा का पूरा। और फिर यही बौद्धिक नियम जो है फिर स्वभाव के रूप में भैया ने विश्लेषण किया कि भी जी। धीरता वीरता उदारता, है ना, दया कृपा करुणा। हम्म और फिर उसके साथ फिर उपकार और फिर स्नेह, और स्नेह से फिर इस तरीके से आगे मूल्यों से कनेक्ट किया। हम्म तो फिर वो परिवार के अंदर और परिवार इकाई के रूप में, फिर समूह इकाई के रूप में, और फिर ग्राम के रूप में, और फिर क्षेत्रीय के रूप में जो एक इकाई के रूप में पहचान करवाया। हाँ। और उसी में ही है ना कि समृद्धि को प्रमाणित किया जा सकता है। कि अकेले में ना समृद्धि प्रमाणित नहीं होती। अकेले में आदमी अपने घर में जो भी उत्पादन कर रहा है वो उस उत्पादन को आवश्यकता से अधिक कर सकता है, लेकिन समृद्धि को प्रमाणित नहीं कर सकता। तो समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए एक से अनेक समूह का एक गठन चाहिए कि जिसमें हम समृद्धि को प्रमाणित कर सके। हम्म तो मोटे मोटे स्तर पे दीदी मेरे को कुछ ऐसा ही है, जो बात स्पष्ट हुई मैंने उसको आपके सामने रखा। बहुत बढ़िया वसंत भैया, एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है, तो पापा आ गए हैं, शुरू करते हैं आज की हम बातचीत को। प्रणाम पापा, आपका वीडियो और माइक ऑन कर सकते हैं जी। हाँ तो पापा, बस जो भी मैंने आज मैसेज पढ़ा उसमें अगर कोई शब्द की स्पष्टता करने की आवश्यकता हो तो वो भी कर दीजिए। और बसंत भैया ने जो रखा उसमें भी यदि कहीं कुछ जोड़ना हो मुझे तो जोड़ लगता है दीजिए, फिर शुरू कि करेंगे। जो हाँ आपने जो पढ़ा है उसमें सोर्स का उल्लेख नहीं है। हाँ। दूसरा है कि पदम नाहर जी ने उसमें लिखा है कि ये कोई चर्चा है ना, कहीं हम्म पे गुजरात जीवन विद्या गुजरात में चर्चा हुई थी, तो उसमें ये जी। भी नहीं बताया कि वो चर्चा किसने की थी, किसके साथ हम्म, हुई थी। हाँ इसीलिए उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है ना। ठीक है ठीक है। यदि कोई जिम्मेदारी के साथ कहता है कि ये मेरा अपना अध्ययन है, तब उस पर बात हो सकती है। ये
जो रैंडम कोई मैसेज है जिसका कोई स्रोत का उल्लेख नहीं है, या ना पदम जी जो है खुद जवाबदारी नहीं ले रहे कि उन्होंने लिखा है, ठीक है। इस पे बातचीत करने का कोई उचित नहीं। हम लोग अपन स्रोत के साथ ही अध्ययन कर सकते हैं ना, जैसा बाबा जी ने लिखा है जी। उसी भाषा में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे मूल्यों को उन्होंने लिख दिया है कि वो अपेक्षा भी है, भाव भी है ना, तो वो भाषा स्थिर नहीं हो रही है ना। सही बात है। संबंधों का आधार एक मैं का दूसरे मैं के प्रति मूल्य, भाव, अपेक्षा है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है मैं किसको कह रहे हैं, है ना। बाबा जी मानव में संबंध की बात कर रहे हैं ना, संबंध मानव में है, तो मानव जो है उसमें मैं एक अलग चीज है ना। अनुभव दर्शन में आत्मा के लिए कहा गया है, और मैं अहंकार के लिए भी उपयोग होता है। जब बुद्धि को मैं मान लेती है ना, उसको अहंकार कहते हैं, तो वो स्पष्ट नहीं होता मैं वाली जो भाषा है। एक बार मैंने बाबा जी से पूछा था ये मैं क्या चीज होता है, ये मैं। तो हमने कहा कि ये मैं और शरीर करके ऐसा बोलते हैं, तो ये मैं किसके लिए है, जीवन के लिए है, क्या है। तो बाबा जी ने कहा ये मैं कुछ नहीं होता सर। ये मैं कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब जिस तरीके से वो प्रस्तुतियां कर रहे थे उसको कहा कि ये मैं कुछ नहीं, एक भ्रम है सब। अच्छा, है ना। तो बाबा जी ने दर्शन में मैं को डिफाइन किया है ना, उसी तरीके से हमको लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया ध्यान। हम कहीं के कहीं चले जाएंगे, है ना। मुझे लगता है कि दर्शनकार की भाषा और दर्शनकार के जो संकेत हैं उनके साथ ही उनका अनुसरण करना पड़ता है ना, तभी हम जो दर्शनकार की अनुभूति है वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, फिर बाबा जी की जवाबदारी खत्म हो जाती है ना, फिर जवाबदारी जिस आदमी की भाषा है उसकी शुरू हो जाती है। तो वो पहले जवाबदारी ले कि हम अनुभव तक पहुंचा सकते हैं, उससे पहले ये जवाबदारी ले कि वो अनुभव तक पहुंच गए हैं। हाँ, क्योंकि जो पहुंचा हुआ है वो ही पहुंचा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात सभी तक पहुंची। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी तक पहुंची हो। हाँ, है ना। तो मैं चाहती थी ये बात सभी के ध्यान में आए, और मुझे लगा कि ध्यान में आनी आवश्यक भी है। ठीक है, तो थैंक यू। इसमें हाँ। दीदी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण भैया जी ने ध्यान दिलाया कि ये जो भाषा है, ये भाषा स्थिरता से जुड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो अस्तित्व जो स्थिर है, निश्चित है, अगर उसके अर्थ में भाषा है तो वो भाषा भी स्थिर रहती है। और ये भाषा स्थिर रहना ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नहीं तो ये भाषा ना कुछ का कुछ फैल जाता है, फिर वो स्थिर नहीं रहती है ना, तो उसका वो अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता, और सामने संप्रेषणा भी नहीं होती कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। ऐसा बहुत बढ़िया है ये पॉइंट दीदी, है ना। ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। वापस मैं जो कल हम चार्ट देख रहे थे उसी को शेयर कर दूं पापा की, और अगला करूं। आप बताइए क्या बात करना है। हाँ, हम लोग, चार्ट हाँ तो हो गया था अपना, है ना। हाँ, कृष्ण भैया ने हैंड रेस किया है, उनकी बात सुन लेते हैं फिर शुरू करते हैं। जी। हाँ दीदी, अभी जो शेयर हुआ था ग्रुप में, उस पर जब बात चल रही थी तो उसमें थोड़ा मेरा भी क्वेश्चन बना है कि संबंध जो है जीवन का जीवन के साथ है या मानव का मानव के साथ। इसमें थोड़ी सी अगर स्पष्टता भैया रख दें तो क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग भी इससे कहीं जुड़ते हैं तो इस तरह की बात आती है, तो वो एक क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन, थोड़ा इस पर बात हो जाए तो। जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस है मानव। तो संबंध मानव मानव के साथ है, तो इसका मतलब उसमें जीवन का भी है और शरीर का भी है, और जीवन का जीवन के साथ में संबंध है, तो फिर उसमें शरीर नहीं आता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसको क्लियर कर दें।
जी पापा। जिसको हम लोग माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी भाई बहन संबंध कह रहे हैं, मित्र मित्र संबंध, ये मानव का मानव के साथ है। क्योंकि कोई भी माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी भाई बहन मित्र साथी गुरु ये शरीर के बिना नहीं है, इसलिए मानव संबंध की बात की गई है। जो साथ संबंध है वो मानव के संबंध है। शरीर के बिना मानव नहीं है ना, शरीर के बिना जीवन है। शरीर जीवन में कोई माता पिता पुत्र पुत्री आदि नहीं होता है ना। ठीक है, एक ये बात तो ठीक है ना भैया। हाँ भैया, क्योंकि जब ये बात वहां भी रखी गई तो मैंने क्वेश्चन किया पर वो एड्रेस नहीं हो पाया था, क्योंकि ये जो संबंध की बात हम सारे संबंध जो हम संबोधन में ले रहे हैं वो इस शरीर के साथ ही हैं। जैसे ही शरीर छूटता है उसके बाद ये संबंध नहीं रहते हैं। तो मुझे ठीक लग रहा है कि मानव मानव के साथ में ही संबंध। उनको मानव संबंधी बोला है बाबा जी ने, जीवन जी संबंध नहीं बोला है ना। जी ठीक है, इसके बाद जो जीवन का व्यापक वस्तु के साथ संबंध है वो परम संबंध है, जिसको सहअस्तित्व कह रहे हैं। सहअस्तित्व के रूप में हर इकाई जो है वो परम संबंध में है, परमाणु भी, शरीर भी, जीवन भी, है ना। और सभी रचना विरचनाएं सब में, क्योंकि व्यापक वस्तु पारगामी है, इसलिए वो परम संबंध में है। उस परम संबंध को सहअस्तित्व कह रहे हैं, है ना। और वो बना रहेगा, वो तो चाहे हाँ, हम शरीर के साथ हैं चाहे नहीं है, वो बना रहेगा। वो तो बना ही रहेगा, उसके बिना कोई, क्योंकि उससे रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है। जी 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 व्यापक से रिक्त मुक्त, है ना, ज्ञान से रिक्त मुक्त, नियम से रिक्त मुक्त, शून्य से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ में हो गया। फिर तो जीवन का जो व्यापक के साथ जो परम संबंध है वो तो बना ही रहता है, लेकिन शरीर यात्रा के अंदर जो संबोधन के अर्थ में जो कुछ संबंध हम ले रहे हैं वो मानव मानव के बीच में संबंध है, इस तरह जी, से समझते हैं। ठीक है भैया, स्पष्ट हुआ। और थैंक जिसको हम लोग मूल्य कह रहे हैं, मूल्य सह अस्तित्व में ही है। सह अस्तित्व के बिना मूल्य नहीं, मूल्य का पहचान नहीं है ना। मानव के सह अस्तित्व में मूल्यों का पहचान है ना। यू। जी जी मूल्यों का पहचान जो है ना, जिसको व्यापक के सह अस्तित्व में मूल्यों का पहचान नहीं है, वहाँ ज्ञान का पहचान है या ऊर्जा का पहचान है ना। जड़ बहुत में ऊर्जा संपन्नता के रूप में पहचान है, और जीवन में ज्ञान के रूप में पहचान है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छी स्पष्टता हुई यहाँ पर। जिसको अपन मूल्य कह रहे हैं ना, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, वस्तु मूल्य, ये सब मानव में है जी ना। क्योंकि विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव जो है ये मानव संबंधों में है। इनका प्रकटन, इनका पहचान, है ना, वो मानव संबंधों में है। ठीक है, पहचानने वाला जीवन है। शरीर में शरीर नहीं पहचानता है, लेकिन शरीर के बिना इनका प्रकटन भी नहीं है ना, इसलिए मानव में है ना। जैसे जी स्नेह है, ममता है, ममता मानव में है ना, वात्सल्य मानव में है, कृतज्ञता गौरवता मानव में है ना। जी कृतज्ञता गौरवता की स्वीकृति जीवन में है ना, ममता की स्वीकृति जीवन में है, लेकिन पहचान, जिसको अपन पहचानना, निर्वाह करना कहते हैं, वो मानव में है। जानना मानना जीवन में है, लेकिन जीवन में भी तभी है जब वो शरीर में है ना। जी शरीर के बिना पहचानना, जानना मानना भी नहीं है ना। जानने मानने के लिए मानव शरीर में होना जरूरी है, क्योंकि मानव ही अनुभव कर सकता है, मानव ही प्रमाणित कर सकता है ना। मानव ही जीवन के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ब्रह्म का के होने को प्रमाणित करता है ना। ब्रह्म रूपी जो व्यापक वस्तु है उसके होने को प्रमाणित करने वाला मानव ही है ना। साधना विधि से भी जब मानव साधना करके ही अनुभव को प्राप्त करता है ना,
जीवन स्वयं में साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि जीवन स्वयं में साधना कर सकता होता तो मानव शरीर का आवश्यकता ही नहीं थी, वहीं पे पूरा हो जाता कार्यक्रम, है ना। अस्तित्व अपने को प्रमाणित कर लेता और कार्यक्रम पूरा हो जाता। मानव ही जीवन और शरीर के सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। सह अस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन ही चार अवस्थाओं की प्रकृति है, जिसमें ज्ञान अवस्था का मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। तो सह अस्तित्व में ही प्रमाण है, सह अस्तित्व में ही संबंध है, सह अस्तित्व में ही मूल्य है, मूल्यों का पहचान किसी की आवाज कैसे नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही भैया, आपके एंड पे चेक करें, हमें आवाज आ रही है। भैया बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, लेकिन हमें आ रही भैया, शायद उनके नेटवर्क में इश्यू होगी। हाँ, मैं नहीं, बराबर आ रही भैया, उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू लग रहा है। हाँ, कृष्ण मोहन भैया आप एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करें, है ना, रीज्वाइन करें एक बार, मीटिंग आएगी आवाज। और बताइए, ये तो स्पष्ट हो गया ना? जी भैया, एकदम से स्पष्ट हो गया भैया जी। बसंत भैया ने हाथ उठाया है और फिर निमिषा दीदी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम भैया जी। मेरा कल की चर्चा में क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे आपने मूल प्रवृत्तियों को कुछ डिफाइन किया कि जैसे असंग्रह है वो समृद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, और जो समृद्धि है वो उदारता के रूप में, और ये उदारता के साथ फिर आपने स्नेह को कनेक्ट किया, और स्नेह से फिर सहकारी, सहभागी और सहयोगी के रूप में प्रकाशन बताया। यही फिर विश्वास को पैदा करता है ना। तो भैया जब हम विश्वास के हैंड से देखते हैं तब भी हम सहकारी, सहभागी, सहयोगी होते हैं। तो यहाँ स्नेह से ये आ रहा है, तो ये कैसा साइकिल बना है, ये थोड़ा सा एक ये स्पष्टता चाहिए थी भैया। मतलब स्नेह पूर्वक संबंधों में निष्ठा होती है, संबंधों में निष्ठा पूर्वक संबंध निर्वाह जो है वो सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता के रूप में होता है। तो ये विश्वास के साथ भी जोड़ा गया है ना भैया, कि जब हम विश्वास पूर्वक किसी के साथ जीते हैं विश्वास तो का गति मूल्य है। मतलब यदि हम इन शिष्ट मूल्यों का अभ्यास करते हैं तो विश्वास जो है उसकी अनुभूति होती है। शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक स्थापित मूल्यानुभूति है, ऐसा लिखा हुआ है बाबा जी ने। फिर एक बात और भी लिखी है, सभी मूल्य प्रकारांतर से प्रेम ही है। मूल्य 9 हम उनको संबंध में प्राथमिकता के आधार पर पहचानते हैं, इसलिए 9 के रूप में गण्य होते हैं, लेकिन मूल्य एक ही है। इसीलिए मूल्यों की व्यापकता है, इसीलिए व्यापक वस्तु को प्रेम भी बोला गया है ना। मतलब फिर भैया ये जो सब मूल्य हैं ये व्यापकता के ही अर्थ में है जी, ऐसा कुछ, ऐसे ही ऐसा लिखा कुछ। हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि स्थापित मूल्यों की व्यापकता सिद्ध होती है, ऐसा लिखा है बाबा जी। जी निमिषा दीदी, बसंत भैया की बात पूरी हो गई ना? हाँ हाँ हो गई दीदी। निमिषा दीदी आप कुछ कहना चाहते थे? जी नहीं, ये जो संबंध का बात कर रहे थे, एक बार मेरी भैया से भी बात हुई थी मेरे पर्सनल एक क्वेश्चन के ऊपर, तो भैया ने बताया ना था कि जीवन जीवन का संबंध नहीं रहता है किस तरह से। तो कोई संबंध के बारे में मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने तो एक सेंटेंस बहुत अच्छे से यूज किया था कि जैसे ही शरीर समाप्त हो जाता है संबंध समाप्त हो जाता है। तो ये रिवर्स तरीके, वैसे तो वही बात है लेकिन रिवर्स तरीके भी समझे पर्सनली कि कोई संबंध है और जहाँ शरीर समाप्त हो गया है तो वो संबंध, हम लोग क्या मानते रहते हैं कि पिताजी माताजी ये, क्योंकि हम लोग लाइव है तो हमारे लिए वो एक्सटेंशन इसी तरह से बना रहता है। फिर मैंने अपने को मनन किया तो पता चला कि वो जीवन तो नया जन्म ले लेता है या वॉटेवर अभी व्यापक में है, लेकिन वो हमारे माता या पिता के रूप में इस तरह से नहीं है जिसमें निर्वाह हो सके। मूल्य निर्वाह के लिए समझा जाए
तो वो संबंध नहीं है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं ये। और अभी जो बताया उन्होंने वो बढ़िया बात बताई कि शिष्ट मूल्यों को अभ्यास पूर्वक ही स्थापित मूल्यानुभूति है और सभी मूल्य प्रकारांतर से प्रेम ही है। तो पहले जो संबंध को समझ के फिर उसको पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, वो फाइनली एक्सटेंशन हमें प्रेमानुभूति तक ले जाता है। ये मुझे बहुत बढ़िया आज का बात है। ये भैया मैं सही समझी? हाँ जी, बिल्कुल सही। बढ़िया। तो हम लोग आगे के क्रम को देखते हैं। एक बार वापस मैं आपके साथ वही वाली जो कल जो हमने चित्र आपके साथ शेयर किया था उसको शेयर करते हैं। और हम लोगों ने धीरता, हमने लगभग वैसे सारी ही बात कर ली थी। इसमें कोई यदि प्रश्न बनता हो तो प्रश्न बने, या पापा आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा जोड़ दीजिए इसमें, और कुछ अगर आपको लगे तो। इसमें यहाँ जोड़ना पर है। स्वत्व स्वतंत्रता है ना, ये वाला जो हिस्सा है इस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। स्वत्व निर्वाह से, स्वतंत्रता प्रयोजन से। स्वत्व का मतलब है, जो स्वत्व का अर्थ है समझदारी या जागृति, उसी को स्वत्व कह रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब है जब हम संबंध को पहचान के मूल्यों का निर्वाह करके न्यायपूर्वक जी पाते हैं, तभी स्वतंत्रता। ठीक है। और स्वराज्य का मतलब है कि जब हम स्वतंत्रता पूर्वक, यानी स्वतंत्रता पूर्वक हम जब व्यवस्था में जी पाते हैं, व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं, उसको स्वराज्य कह रहे हैं। पूरा चारों चार फिर से बोलिए, बोल सकते हैं भैया? सॉरी। हाँ हाँ, मेरा स्वत्व का कनेक्शन। मतलब समझदारी से है हाँ। ना। स्वतंत्रता का मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार निरंतरता से है। जैसे परिवार में स्वतंत्रता कब है? जब तक लोग आपस में मूल्यों के साथ नहीं जीते। यदि मूल्य विहीन जीने का प्रयास करते हैं तो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जैसे किसी परिवार में ममता, वात्सल्य, स्नेह, कृतज्ञता, सहयोगिता, सहभागिता नहीं है, उस परिवार में फिर स्वतंत्रता नहीं है। फिर एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप है, फिर लड़ाई झगड़े हैं, कलह क्लेश है ना। क्योंकि स्वतंत्रता मूल्यों में ही है, मूल्यों के बिना स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार से परिवार के बीच में स्वतंत्रता तभी है जब मूल्यों का निर्वाह है। यदि परिवारों के बीच में संबंध का पहचान नहीं है और उनमें विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह नहीं है, तो फिर उनमें स्वतंत्रता नहीं है आपस में, है ना। तो वहां पर भी हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप जो है वही परतंत्रता है। इसी प्रकार से पांचों स्थितियों में है। पांचों स्थितियों में स्वतंत्रता तभी है जब न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। यदि न्यायपूर्ण व्यवहार का निरंतरता नहीं है तो मानव जाति में स्वतंत्रता नहीं है। स्वराज्य का मतलब होता है कि जब हम स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, परिवार और परिवार समूह या ग्राम समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं, तभी हम व्यवस्था पूर्वक और व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जी पाते हैं ना। उसी को स्वराज्य कह रहे हैं। जैसे परिवार स्वराज्य जो है, परिवार में व्यवस्था में जीना और समाज व्यवस्था में भागीदारी करना। समाज में स्वराज्य का मतलब है समाज का व्यवस्था में जीना और समाज का राष्ट्र व्यवस्था में भागीदारी करना। राष्ट्र में स्वराज्य का मतलब है कि राज्य का व्यवस्था में जीना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी करना। अंतर्राष्ट्र में स्वराज्य का मतलब है जिसको हम लोग सर्वतोमुखी समाधान और सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। उस रूप में अंतर्राष्ट्र में जो है वो स्वराज्य है। उससे कम में स्वराज्य नहीं है ना। जैसे किसी परिवार में स्वराज्य हो सकता है, तो स्वराज्य व्यक्ति में स्वराज्य का स्वीकृति हो सकता है। क्या स्वीकृति हो सकता है? कि हम व्यवस्था पूर्वक जिएंगे। व्यवस्था परिवार में ही प्रमाणित होती है।
परिवार से कम में व्यवस्था प्रमाणित नहीं है मानव परंपरा में। परिवार ही सबसे छोटी इकाई है जहां व्यवस्था का प्रमाण जो है वो पहचाना जा सकता है। परिवार से कम में व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं है ना। फिर जो व्यवस्था उसमें पहचानने में आएगी वो शरीर में व्यवस्था है ना। जीवन में व्यवस्था है ऐसा हम कह सकते हैं। तो जीवन में पांचों बल की जो संगीतमयता है उसको जीवन में व्यवस्था कह रहे हैं। और शरीर में व्यवस्था का मतलब है अंग अवयवों का, सप्त धातुओं का, कफ पित्त वात का संतुलन है ना। उसके साथ इंद्रिय संयम और उसके साथ मन की प्रसन्नता या मन स्वस्थता। इन इतने योगफल में शरीर की स्वस्थता के रूप में शरीर में व्यवस्था का प्रमाण है। लेकिन शरीर में व्यवस्था का प्रमाण मानव में व्यवस्था का प्रमाण नहीं है ना। मानव में व्यवस्था का प्रमाण जो है वो परिवार से ही है। इसीलिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में परिवार बुनियादी इकाई है, व्यक्ति बुनियादी इकाई नहीं है ना। क्योंकि व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है ना, मिनिएचर जिसको कह सकते हैं, वो परिवार है। क्योंकि परिवार में न्याय धर्म सत्य तीनों का प्रमाण है। क्योंकि परिवार में संबंध है इसलिए संबंधों में मूल्यों का पहचान और मूल्यों का निर्वाह है। इसी प्रकार से परिवार में व्यवस्था है ना। व्यवस्था संबंधी क्रियाकलाप है, उत्पादन व्यवस्था है और परिवार सभा के रूप में जो है विधि व्यवस्था है। और परिवार में व्यवस्थाओं में भागीदारी भी है ना। इसलिए व्यवस्था का जो सबसे सूक्ष्मतम जो कहेंगे कि प्रमाण है वो परिवार में है। परिवार के बिना व्यवस्था का कोई पहचान नहीं। फिर परिवार के बीच में फिर व्यवस्थाएं हैं जिनको अपन परिवार समूह कह रहे हैं ना। परिवार समूह परिवार। तो स्वराज्य जो है वो व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों को पहचानना है। तो व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का पहचान परिवार में होता है ना। क्योंकि परिवार में उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, इन सब का पहचान परिवार में हो जाता है ना। इसका प्रमाण जो है फिर परिवार समूह में प्रमाण होता है उसका। ये क्रम फिर बना रहता है। इसी प्रकार से परिवार समूह जो है पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों को पहचानता है और इसको ग्राम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से ग्राम इन पांचों व्यवस्थाओं में जीते हुए ग्राम समूह में इसको प्रमाणित करता है। तो ये क्रम विश्व परिवार तक बना रहता है। इसी को स्वराज्य कह रहे हैं। स्वराज्य का मतलब, स्वराज्य के लिए बुनियादी आवश्यकता स्वतंत्रता है। यदि स्वतंत्रता नहीं है तो स्वराज्य नहीं है। यानी जिसको हम कह रहे हैं कि व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी करना स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक ही अखंड समाज प्रवृत्ति बनती है ना। स्वतंत्रता पूर्वक ही सर्व के साथ संबंध का स्वीकृति, जिसको पूर्णता के अर्थ में अनुबंध कह रहे हैं, वो प्रमाणित होता है ना। ठीक है। तो संबंध पूर्वक जीना ही व्यवस्था में जीने की आहारता है। और संबंधों में जीने के लिए आहारता जो है वो समझदारी है, जिसको अपन समझ कह रहे हैं। तो समझदारी क्या है? तो समझदारी सह अस्तित्व ही मूल समझदारी का स्रोत है। सह अस्तित्व में ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य की पहचान है। नियंत्रण और संतुलन का पहचान भी सह अस्तित्व में है। तो इसलिए सह अस्तित्व के रूप में समझदारी है। समझदारी पूर्वक ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन का पहचान है ना। सह अस्तित्व में ही संबंधों का पहचान है। सह अस्तित्व में ही मूल्यों का पहचान है। सह अस्तित्व में ही व्यवस्था का पहचान है ना। सह अस्तित्व के बिना व्यवस्था का पहचान नहीं।
मूल्यों का पहचान नहीं है, संबंध का पहचान नहीं है ना। तो सह अस्तित्व का मतलब है कि जड़ चैतन्य प्रकृति व्यापक वस्तु के साथ नित्य सह अस्तित्व में अविभाज्य अखंडता के रूप में बनी रहती है ना। इसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं। सह अस्तित्व ही परम सत्य है, ऐसा कहा गया है ना। बाबा जी ने ऐसा कहा कि सह अस्तित्व ही परम सत्य है, क्योंकि सह अस्तित्व का प्रकटन ही पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है। ज्ञानावस्था में भी विवेक और विज्ञान पूर्वक जीना सह अस्तित्व से ही होता है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना सह अस्तित्व में ही होता है ना। इसलिए सह अस्तित्व ही मूल समझ है। सह अस्तित्व रूपी जो मूल समझ है, उस समझ से संबंधों में पूर्णता के अर्थ में जीने से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पूर्वक व्यवस्था में जीना संभव होता है, और व्यवस्था में भागीदारी संभव होती है, जिसको स्वराज्य कह रहे हैं। ठीक है जी। बढ़िया। इस चार्ट में और भी किसी को कोई प्रश्न बनता हो, कोई शब्द ना समझ में आता हो, कोई शब्द कनेक्ट ना होता हो, तो भी पूछ लीजिए, है ना। ये क्लैरिटी हो जाए, फिर हम अगले चार्ट को देखेंगे। कल शायद ये हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता है दीदी, लेकिन जो स्वयं के अधीन में हो, जिसमें स्वविचार, इच्छा, संकल्प एवं आशानुरूप नियोजन पूर्वक प्रमाण सिद्ध हो, यही स्वत्व का प्रत्यक्ष रूप है, जो अभी समझदारी के रूप में भैया ने रखा। लेकिन उसको थोड़ा इलेबोरेट कर ले तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। थोड़ा सा आया है समझ, लेकिन थोड़ा इलेबोरेट करे एक्शन के अर्थ में, व्यवहार के अर्थ में, तो जो मानसिक कर्म बोलते हैं, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर ले। स्पेसिफिक करना पड़ेगा क्या, एलोबरेशन कहाँ पर एलोबरेट करने की जरूरत है। एक बार मैं फिर से बोल सकता हूँ कि समझदारी ही स्वत्व है ना। उसी को हम अनुभव भी कह रहे हैं ना। अनुभव ही मूल समझदारी है। अनुभव जब बुद्धि में स्वीकृत होता है, तब वो विवेक और विज्ञान के रूप में होता है। विवेक विज्ञान पूर्वक ही नियम न्याय धर्म सत्य की पहचान होती है। नियम न्याय धर्म सत्य की समझ ही समझदारी है। मानव में समझदारी है। मानव समझदारी पूर्वक ही संबंधों को पहचानता है, मूल्यों को पहचानता है, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करता है, मूल्यांकन करता है, और इस प्रकार से संबंधों में एकत्व को यानी सह अस्तित्व को अनुभव करता है। यह उसका भाषाभास प्रतीति अनुभव होता है ना, क्रम से उसका। तो पहले संबंध में स्नेह होता है, फिर विश्वास होता है, फिर अपनत्व होता है, फिर अपनत्व की पराकाष्ठा होती है, फिर अनन्यता होती है ना। अनन्यता के रूप में नित्य संबंध का भाव बना रहता है। तो मूल्यों के निर्वाह पूर्वक ही संबंध में स्वतंत्रता। जैसे यदि परस्परता में अविश्वास है तो परतंत्रता है, परस्परता में द्वेष है तो परतंत्रता है, परस्परता में असहयोग है तो परतंत्रता है ना। यदि परस्परता में कृतज्ञता नहीं है, गौरवता नहीं है तो परतंत्रता है। यदि श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो परतंत्रता है ना। सम्मान नहीं है, असम्मान है तो परतंत्रता है, दबाव है, पीड़ा है ना। परतंत्रता का लक्षण ही जो है दबाव, पीड़ा, दुख, संत्रास आदि है ना। स्वतंत्रता का लक्षण ही जो है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद है। वही हर्ष, उल्लास, उमंग और उत्साह और आप्लावन है ना। इस तरीके से हम स्वतंत्रता में
यानी मूल्यों के निर्वाह में। जब इसका अनुभव कर पाते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता है, परिवार में स्वतंत्रता है। नहीं तो परिवार में स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है ना। फिर एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप है मात्र। हस्तक्षेप है या शासन है, यह शासन है। शासन का मतलब मेरी मर्जी से लोग चले, है ना, और वो भी बलपूर्वक, दबाव पूर्वक, हट पूर्वक, जिद पूर्वक, है ना, समझदारी पूर्वक नहीं। समझ के जीना नहीं होता है। हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी जिद से दूसरे को चलाना चाहते हैं। तो शासन प्रवृत्ति है, उसमें परतंत्रता है। शासन में परतंत्रता, व्यवस्था में स्वतंत्रता है। तो मूल्यों की निर्वाह के बिना स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है ना। फिर परस्परता में दबाव है, ऐसा है। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ कि बढ़िया से। जी भैया, लेकिन इसको फीडबैक हम ले लीजिए सबसे। भाई सभी लोग अनुमोदन करें हैं इस बात का। आपको पकड़ में आया कितना बढ़िया बताया पापा ने यहाँ पे। हस्तक्षेप ही शासन प्रवृत्ति है, बलपूर्वक, हठपूर्वक, है ना। अपने अपने मंतव्य के अनुसार आप किसी को चलाने का प्रयास करते हैं, जैसी मान्यता आपकी उसके हिसाब से आप चलाने का प्रयास करते हैं, सामने वाला चलता नहीं है ना। तो एक सूत्र है, प्रत्येक मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है। तो ये जो परस्परता में अविश्वास, कृतज्ञता है ना, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो इसी का नाम दबाव, पीड़ा, दुख है। तो ये जो विरोध बने रहते हैं, अस्तित्व में जीते नहीं, व्यवस्था में भागीदारी करते नहीं, तो हस्तक्षेप होते ही रहते हैं, है ना। हाँ निमिषा दीदी। तो फिर भैया ये जो पूरा समझदारी का बात है, अभी तो हम लोग हस्तक्षेप करते भी है और करना जरूरी लगता है, जैसे सभी परिवारों में। जो परतंत्रता की बात है उसमें भी हम लोग परतंत्रित जीवन जैसे है, उनके आहार का ख्याल रखने के लिए माएं जो बोलती है उसमें शासन लगता है बच्चों को। फिर व्यवस्थाओं में देखे वहां भी ये दबाव तो है ही। तो एक बात ये समझ में आती है, जब तक स्वयं में समझदारी मूल्यों की नहीं है तो परिवार में समझदारी के लिए एक जो डिस्कशन है वो परफेक्टली एक लैंग्वेज के साथ होना चाहिए, या होए तो फिर रिजल्ट मिले। अभी का हस्तक्षेप तो उसी के लिए है कि माँ ने अपने के अनुभव से या कोई और एक्सपीरियंसेस से माँ या पिता बच्चों को भी बोलते हैं। समग्र व्यवस्था की तो बात की है, अभी जहाँ जी रहे हैं परिवार में वहां हमारा डिस्कशन होता है और बच्चा विरोध करता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि मोस्टली मतलब। और जैसे ही मूल्यों के निर्वाह की बात करते हैं तो उनको फिर लेटरल थिंकिंग लगती है। तो राइट वर्ड्स और उसको योग्य समय पे योग्य लैंग्वेज से बोलना बहुत जरूरी है, और ये अभ्यास सभी परिवारों में बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है ना। कि मूल्यों की समझदारी हो और फिर सभी बातों को उसी तरह से इंगित किया जाए कि बच्चे में वो एक पेनिट्रेशन हो कि नहीं, मूल्य निर्वाह किस संबंध में कैसे है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। वो डिस्कशन बहुत जरूरी है ना। तो यही अभिभावक का काम है, ऐसा हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, इसमें दो बातें मैं कहती हूँ, फिर पापा भी इसमें एक्सप्लेन करें, ऐड करें। कि मुझे लगता है व्यवस्था बहुत जरूरी है। जैसे माँ तो बहुत सारी बातें हैं ना, एक परिवार में जो कुछ हो सकता है उसकी एक सीमा है, और वातावरण में भी किस चीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है या किस चीज का एडवर्टीजमेंट चल रहा है ना। नहीं, ये लेकिन उसके इन लिए भी तरीके के भी बड़े दीदी, अंतर विरोध व्याप्त हैं। यस यस, उसी को मैं बोल रही हूँ कि बाहर का जो दबाव है उसके कारण ही ये सब हो रहा है। तो उसके तरफ भी ध्यान उनका इंगित किया जाना बहुत जरूरी है कि देखो ये ऐसे है। अभी मोबाइल में इतना सारा चल रहा है, हम लोग देते जा रहे हैं छोटे बच्चे को भी। हमारे पास टाइम नहीं है। एक ही बात पूरी मैं समझी कि जैसे करियर ओरिएंटेड सब लोग हैं, तो पेरेंट्स में भी दोनों जने वर्किंग है, तो टाइम नहीं है, वो बड़ा एक फैक्टर है जिसके कारण ये सब चीजें बढ़ रही है। वो भी सीधा संग्रह की बात तरफ ही ले जा रहा है। हम लोग नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि संग्रह करना है।
एक पद का एक अभिमान बढ़ाना है, पद का एक मन में बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है ना। तो जो लोग छोड़े हुए हैं उनको अभी पता है कि हमने क्या किया और कर दिए, और हम लोग अभी फंसे हुए तो है ही, है ना। कितनी बार मन होता है कि छोड़ दे, और क्या दो रोटी खाने के लिए, और फिर भी घुसे जा रहे कि क्या करेंगे फिर, है ना। 6 महीने से मेरी भी दीपेश से बात हो रही है कि मैं छोड़ दूं फिर क्या करूंगी, तो बोले विद्या का काम ले लेना। हम लोग ये एक मोड में हैं अभी कि मेरा वो चल रहा है, लेकिन वो तो एक पर्सनल बात है, चलिए। लेकिन अभी की परिस्थितियां हर परिवार में, तो हर एक पेरेंट्स को योग्य समझ के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज में हो रहा है वहां गड़बड़ी हो रही है, वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं होता है। और बच्चे को थिंकिंग मोड में लाना जरूरी है, वो भी संभावना बहुत है कि हम वो लोग उस मोड में ले जाए। जब तक वो नहीं होगा तो आगे के स्टेप्स नहीं बड़े बनेंगे, क्योंकि वातावरण का दबाव जबरदस्त है, जबरदस्त मतलब वो तो हम पे भी है। हम लोग छोटे हैं, लेकिन एक समय पे हम पे भी इतना ही है, और कहीं कहीं अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक बात है। हम्म। सुमन दीदी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी जी जी, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी 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 भैया, स्वागत हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ। पाठक जी को जो है हरीश रावत का प्रणाम। जी भैया नमस्ते। नमस्ते सर, रावत बोल रहा हूँ, हरीश रावत दिल्ली से। जी जी हरीश भाई। हाँ जी। भाई साहब, ऐसा है कि जैसे सहअस्तित्व की हम बात करते हैं, तो मैं अभी तक ये क्लियरिटी नहीं बनी है मेरी जो है कि जड़ प्रकृति जो है वो व्यापक के साथ सहअस्तित्व में कैसे है। जब हम पूरकता की बात करते हैं तो पूरकता में जो अपेक्षाएं हैं वो मूल्यों के रूप में है। तो मूल्य का जो है वहां पर एक प्रकार से आदान प्रदान, कुछ लेना है कुछ देना है। तो मेरी ये क्लियरिटी अभी तक नहीं बनी है कि कैसे जड़ प्रकृति उससे तो ले रही है, आप मूल स्रोत ऊर्जा का अगर हम माने तो वही है, तो उस सेंस में तो वो तो ले रही है, लेकिन जड़ प्रकृति जो है वो व्यापक को क्या दे रही है, ये क्लियरिटी मेरी नहीं बनी है। यदि आप इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ हमें जो है बताइएगा। व्यापक को कुछ नहीं, व्यापक ना तो किसी से लेता है और ना जी। देता है, देता भी नहीं व्यापक, हम्म। है ना। उसकी व्याप्ति रहती है, उसका पहचान होता है प्रकृति में। जी। तो लेना देना मानव में है, जिसको हम संबंध का निर्वाह कह रहे हैं। उसमें वस्तु निर्वाह, सेवा का निर्वाह और मूल्यों का निर्वाह होता है। ये जड़ प्रकृति के बीच में है। ये मानव के बीच में है। हाँ ठीक है। जो जड़ प्रकृति और व्यापक में लेना देना नहीं है, क्योंकि दूरी नहीं है वहां पे, है ना। हम्म। लेना देना दो के बीच में होता है। तो जिसको व्यापक और इकाई का सहअस्तित्व कह रहे हैं, उसमें दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए वहां लेना देना नहीं है ना, नहीं, जैसे हम संबंध है। जी। क्योंकि व्यापक वस्तु जो है वो हर जड़ इकाई और चेतन इकाई में से पारगामी है, और उसकी उसका नित्य यानी हमेशा उसकी प्रेजेंस रहती है ना। इसीलिए उसको हम दो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां दूरी नहीं है। दूरी होगी जब दो दो होगा, तभी लेना देना होगा। जैसे मान लीजिए मन और वृत्ति है, मन और वृत्ति आपस में कोई ले दे सकते हैं ना। जैसे हम संबंधों में रहते हैं तो संबंधों में आदान प्रदान होता है ना, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ आदान, क्योंकि दूरी है जी। लेकिन जब ये दूरी खत्म हो जाती है, जैसे परिवार में अनन्यता आ जाती है, तो फिर परिवार में वस्तु का लेन देन नहीं होता है ना, वस्तु का निर्वाह होता है। अनन्यता से पहले तक हम लोग अभ्यास पूर्वक लेन देन करते हैं, लेकिन जब एकत्व आ जाता है तो लेन देन नहीं होता, निर्वाह होता है, वस्तु निर्वाह होता है, सेवा का निर्वाह होता है, मूल्यों का निर्वाह होता है। तो जब तक हम सहअस्तित्व में अनुभूत नहीं होते हैं, तब तक अभ्यास पूर्वक वस्तुओं का, सेवा का, मूल्यों का आदान प्रदान जो है वो होता है। एक बार जब अनन्यता स्थापित हो जाती है तो आदान प्रदान नहीं। ये एक बात है। दूसरा, वो
माता पिता वाली और पुत्र पुत्री वाली संबंध में बात हो रही थी, निमिषा बहन कह रही थी। अब आप चाहें तो आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। जब बच्चे जो हैं, बच्चों में संबंध का पहचान कम होता है, तभी उनमें आज्ञा पालन ना करने का प्रवृत्ति रहता है। जब तक बच्चों की संबंध की स्वीकृति बनी रहती है माँ के साथ में, तो आज्ञा पालन भी बना रहता है। हर संबंध के साथ यही रहता है, संबंध की स्वीकृति सहित आज्ञा पालन होता है। यदि संबंध स्वीकार नहीं होती तो आज्ञा पालन नहीं होता है ना। ये दोनों तरफ से होता है। माता पिता में भी बच्चों से जब संबंध की कमी हो जाती है, है ना, तब शासन प्रवृत्ति आती है ना उनमें, ऐसा है। तो संबंध की स्वीकृति पूर्वक ही आज्ञा पालन होता है, अनुशासन होता है, स्वानुशासन होता है ना। संबंध की स्वीकृति पूर्वक ही स्वतंत्रता होती है, स्वराज्य होता है ना। तो संबंधों पे काम करने की जरूरत है ना। दूसरी बात है कि ना केवल परिवार में, क्योंकि सर्व के शुभ में व्यक्ति का शुभ है, इसीलिए समाज में भी साथ में काम करने की जरूरत है, ताकि समाज के दबाव से मुक्त किया जा सके, है ना। तो समाज में काम करने का मतलब है सामाजिक वातावरण को पैदा करना। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सामाजिक वातावरण है ना। यदि इसमें संख्या बढ़ती है तो सामाजिकता के रूप में वातावरण जो है वो पैदा होता है। जैसे मान लीजिए 10-20 परिवार आपस में मिलजुल के चर्चा करते हैं, परिवार चर्चा करते हैं, व्यक्ति नहीं। अभी क्या है कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में जो है व्यक्ति के साथ काम किया है। अब समय आ गया है परिवारों के साथ काम करने का, ऐसा है। तो परिवारों का आपस में मैत्री होना है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम ऐसा समझते हैं कि हम कुछ समझ गए हैं, पूरा तो नहीं समझ गए, ऐसा तो हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हम जितना समझ गए हैं उतनी समझ के साथ दूसरे परिवारों के साथ शेयरिंग करें, है ना। और शेयरिंग केवल बातचीत से नहीं होती है ना, वस्तु निर्वाह से भी होती है, सेवा निर्वाह से भी होती है, एक दूसरे के साथ सहयोगिता सहभागिता से भी होती है। यदि ये शेयरिंग परिवारों के बीच में शुरू होती है तो परिवारों के बीच में उत्सव बन सकता है ना, संबंध बन सकता है, विश्वास बन सकता है, और वो एक सामाजिक वातावरण को पैदा कर सकता है। इसीलिए जिनको ऐसा विश्वास हो गया है, वो कुछ समझ गए हैं, समझा सकते हैं, वो जी पा रहे हैं, है ना, जीना सिखा सकते हैं, उनको दूसरे परिवारों के साथ मिलना जुलना बढ़ाना चाहिए। इसी को स्नेह मिलन कह रहे हैं ना, है ना। इसी को पूर्णता के अर्थ में मिलन कह रहे हैं, है ना। पूर्णता के अर्थ में मिलन के रूप में, है ना, सामाजिक संबंधों के विस्तार में सामाजिकता का विकास होता है, और फिर यही अखंड समाज तक सूत्रित होता है। वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका है प्रवृत्ति परिमाण। बाबा जी ने वातावरण को ज्यादा शक्तिशाली बताया है ना। वातावरण के प्रभाव में बाकी जो लोग उससे प्रेरित होके जल्दी ठीक होते हैं ना, व्यक्तिगत एफर्ट्स की तुलना में, है ना। वातावरण ही दबाव प्रदायी क्षमता है, ऐसा लिखते हैं। हाँ। फिर लिखते हैं समस्त गतियां दबाव से प्रवाह में है। तो ये गति बहुत जल्दी से बढ़ सकती है यदि वातावरण उपलब्ध हो जाए। तो दबाव भी जरूरी है। अभी का वातावरण जो बन रहा है वो भी एक दबाव के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। तो जो मैं 2 दिन पहले बताई थी कि भाई दबाव के कारण ही लोग जुड़ेंगे, या दबाव के कारण शिक्षा व्यवस्था में चेंज आएगा। अभी भी शिक्षा व्यवस्था में जो अनुभूत हुआ कि लास्ट काफी समय से इंग्लिश में पढ़ाना चालू हुआ था, उसका भी एक दबाव बना। अभी मदर टंग में पढ़ाना चालू करो, एक दबाव बना। वो कोई और मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी के लिए नहीं, एक व्यवस्था में थोड़े चेंज के लिए भी एक प्रेरणा के स्वरूप में किसी को आया और उन्होंने नीति में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ट्राई किया। इसी तरह सभी दबाव जब जब बनेंगे तभी किसी को प्रेरणा रहेगी और कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। मतलब दबाव भी अभी हम लोग
एक टेंशन के स्वरूप में ना ले, वो भी एक बढ़िया बात है। आंतरिक दबाव भी होते हैं ना सही करने के लिए। आंतरिक भी यस आंतरिक भी, लेकिन ये वातावरण भी अभी दबाव तो बना ही रहा है। हर एक पेरेंट पे दबाव महसूस हो रहा है कि अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए और अपने बच्चे के लिए तो हम लोग समग्र व्यवस्था की तो कोई सोचता ही नहीं है अभी, स्वयं और स्वयं के परिवार की ही सब सोचते हैं। दर्शन से जुड़े हैं इसलिए इतना बोल पाते हैं, देख पाते हैं, हमें पता भी है कि कहाँ से ये ड्राइव हो रहा है। लेकिन जो दर्शन से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि सभी लोगों को यही चीज दबावित कर रही है और उसी के कारण लोग उसके लिए दौड़ रहे हैं। संबंध जब पहचान में, मतलब हम जब यंग थे, हम इन द सेंस कि कोई भी एक परिवार में नई शादी हुई तो जो यंगस्टर है उनको ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है दबाव महसूस होने लगता है कि हाँ हाँ हमें अब ये स्वप्तवा, जहाँ ममता आ गई था वहां ही उनका ध्यानाकर्षण होने लगता है और तभी लोग जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि कहाँ से दबावित हो रहे हैं और कैसे ड्राइव हो रहे हैं, है ना। जब तक अपने पे नहीं आती है बात तब तक लोग सोचते तक भी नहीं है ना। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। देखिए, जो समाज शास्त्र में लोग एमए कर लेते हैं ना, वो भी इतना नहीं जान पाते हैं जितना हम केवल इस चार्ट से समझ सकते हैं, केवल ये, सही है भैया, सही है ना। कृष्ण भैया, हम लोग उन सब के पूरक हो सकते हैं जो औपचारिक शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा में भी ये जो कंटेंट है पूरकता के रूप में है, पूर्णता को प्रदान करने के रूप में है ना। तो जैसे जैसे समझ, जैसे बाबा जी ने जो है, बाबा जी समझ की पूर्णता के साथ अभिव्यक्त हुए और इसीलिए सभी विधाओं के लोग जो है कुछ ना कुछ उनसे लेके जाते थे, है ना। चाहे वो सोशल साइंस के हों, साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, लॉ के हों, है ना। तो वो सबको ऐसा लगता था कि कुछ बाबा जी से सीखने को मिला ऐसा। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारा स्वत्व बनती है समझदारी, हम दूसरों के लिए उपयोगी हो जाते हैं। उपयोगी होते हैं तो लोग आपका वेलकम ही करेंगे, है ना, आपका स्वागत ही करेंगे, ऐसा। सही बात है, बहुत बढ़िया। कृष्ण भैया, उसके बाद बसंत भैया जी। जी, भैया ने बहुत ही एक अच्छी बात की तरफ भी एक इशारा किया था, बहुत हल्का सा, जिसको मैं तो पकड़ पाया, मुझे एकदम अपील किया, वो रखना चाह रहा था कि वो निमिषा दीदी जो शेयरिंग करी थी उसके कंटेक्स्ट में भी जा रहा है। तो जनरली जब हम परिवार की या परिवार व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल फैमिली को ही परिवार समझ लेते हैं, जबकि सभी हम लोग यहाँ जुड़े हैं तो ये एक परिवार है। तो समझदारी के अर्थ में तो हम भागीदारी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कंटेंट के साथ में, जैसे भैया के मार्गदर्शन में। लेकिन जब बात मूल्यों की आती है या बात, क्योंकि जब संबंध की पहचान होती तो मूल्यों का निर्वाह भी होता है और वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है। तो अगर हम इस एक संकीर्ण बायोलॉजिकल फैमिली की मान्यता से अगर ऊपर उठ पाते हैं और जैसा वहाँ हमारा निर्वाह हो रहा है, एकदम वैसा नहीं, लेकिन जैसी हमारी समृद्धि और हमारी अवस्था है उसके अकॉर्डिंग अगर निर्वाह की तरफ हम स्टेप्स बढ़ाएं, जो इसमें, क्योंकि लक्ष्य एक है, हमारा कार्यक्रम एक है, तो अब ये कि परिवार का गठन हो गया, जो भी लोग हैं 40-50 लोग, एग्जैक्टली नंबर मुझे नहीं पता, हर जगह हम जुड़ रहे हैं। तो जो ये जो लोग हैं, अब इनमें एक परिवार की अगर पहचान होती है तो थोड़ा सा और ये आसान हो जाता है, क्योंकि जिस बायोलॉजिकल फैमिली की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अभी सभी की इतनी आवश्यकता नहीं बनी है, प्रायोरिटी नहीं बनी है, पर हम वहीं उलझ जाते हैं। तो वहाँ भी वो भी हैं, क्योंकि वो भी मानव ही हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो उसको समझते हुए, लेकिन जहाँ पर इसकी तैयारी भी हो गई तो वहाँ पे भी अब हम संबंधों की पहचान के साथ अगर हमारे निर्वाह को बढ़ाते हैं तो ये और आसान हो जाता है। मुझे ऐसा भैया की बात से इशारा मिला और उस बात को मैंने इस तरह से लिया था, इस तरह से समझा। बहुत बढ़िया भैया। ऊपर उठने का मतलब है परिवार को त्यागना नहीं, है ना। जी भैया, बिल्कुल, मैंने यही बोला था कि जहाँ हैं वो भी मानव संबंधी हैं, उनके साथ भी जो निर्वाह है वो बिल्कुल वैसे ही मूल्यों के साथ होगा, लेकिन उसी में रुक जाना ये बहुत, और जनरली इस तरह की कंटेंट के बाद भी लोग वहीं रुके हुए हैं, वो फैलना नहीं चाहते हैं। मैं अपने को भी देख रहा हूँ, अब मुझे समझ में आने लगा तो थोड़ा फैलना शुरू हुआ है। अब मेरा प्रयास केवल मेरी बच्ची पर नहीं है,
मेरा प्रयास, मैं जो जिन बच्चों के साथ कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ उनके साथ भी वैसा ही भाव के साथ अगर मैं निर्वाह करता हूँ। और वहां पर थोड़ा बहुत मैंने देखा कि जब बात वस्तुओं की भी आती है तो थोड़ी अगर हमारी समृद्धि है, उदारता बनती है, तो हम जैसे उसमें निर्वाह करने जाते हैं तो वहां पर भी एक विश्वास बनता है। बहुत बढ़िया। विलास भाई कुछ बोल रहे हैं ना, विलास भाई का हाथ, बसंत भाई, विलास भाई। नमस्ते पटक जी। नमस्ते भैया जी। मैं भी अपने आप में देख पा रहा था कि मेरा बड़ा बेटा भी अब रफली 15 साल का हो रहा है, तो मैं भी देख रहा हूँ कि वातावरण से वो कई चीज़ें ले रहा है। और ऑब्वियसली चिंता का विषय बनता है कि परिवार में है, वो साथ में है, और मैं अपनी छवि उसमें देख पाता हूँ, तो लगता है मुझे कि उसकी छवि बिगड़े ना, और चिंतित रहता हूँ कि उसको सही वातावरण दे पाऊँ। बट वो वातावरण से इतना ज़्यादा इनपुट ले रहा है कि अब लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही है। तो कई बार हम ध्यानाकर्षण तो करा पाते हैं, बट करेक्टनेस जो है वो, क्योंकि कई बार आचरण में हमारे भी नहीं है, हम भी पूरी तरह से अभी तक क्लियर नहीं है कई चीज़ों में। तो यहाँ तो मैं कम से कम टोक पाता हूँ, बाकी चीज़ें कर पाता हूँ, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं भी वहाँ पे भी अपने बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट दे पाऊँ। लेकिन वो अब तो मुझे लगता है कि जो कॉलेजों के बच्चे हैं वो, बल्कि इवन स्कूल के बच्चे जो है वो टीचर को श्रेष्ठ मानते ही नहीं है, या पता नहीं आचरण में हमारे दिखता ही नहीं है इसलिए वो शायद नहीं मानते, या फिर जो कनेक्टनेस जो पहले होती थी वो अब तो मुझे भी अब रफली 20 साल पढ़ाते हुए हो गया है। तो शुरुआत में मैं रफली शायद 10 साल तक तो फिर भी काफ़ी कनेक्टनेस रहती थी, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ गई, तो लगता है कि वो भी बहुत छूटती जा रही है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था एक। ये काम नहीं करता भैया, टोकना, डांटना, आंख दिखाना, चिल्लाना, है ना, काम नहीं करेगा। थोड़ा समय ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नियंत्रण आ गया, लेकिन काम नहीं करेगा। समझ समझ के लिए वातावरण बनाना, बच्चे बातचीत शुरू कर सकें परिवार में, इसके लिए वातावरण बनाना। और एक दूसरा अभी आपके मेरे पास बातचीत करने का वस्तु होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। अगर हमने पेशेंस तोड़ दिया तो बच्चे का तो टूटा ही हुआ है। एक ध्यान में ये भी आ रहा था कि मैं जैसे अभी छोटी गया था अपना अध्ययन बिंदु करने के लिए, तो फिर वहां से हम एक बार मानव तीर्थ भी गए थे। तो वहां पे भी ध्यान में आया कि शायद यहाँ पे शायद बच्चों को अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो शायद चीजें ज्यादा जल्दी ठीक हो पाएगी। तो ऐसा एक मन भी बन रहा था कि एक बच्चे को कम से कम, बड़े बेटे को एक बार भेजा जाए, 1 आध साल या 2 साल का जो उसका 11th 12th बचा है अभी। तो बाकी कैरियर में क्या करेगा अब, इतना इसकी चिंता ज़्यादा होती नहीं है, बट एटलीस्ट चीज़ें जो है वो सही की तरफ एटलीस्ट ध्यानाकर्षण उसका हो जाए, उतना ही काफ़ी रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका कुछ मार्गदर्शन क्या रहेगा भैया इसमें? वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है ना। दूसरा है कि आप अपने यहाँ भी बना सकते हैं वैसी जगह, 5-7 लोग मिलके एक स्कूल बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं ना। मैंने ऐसा एक प्रयोग देखा इंदौर में। तो इंदौर में एक हिमांशु भाई हैं, सूरत के थे वो, अभी तो सूरत शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हिमांशु भाई अपने बच्चों को पढ़ाते थे नियमित रूप से, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसा। और 2-3 परिवारों के और बच्चे आ जाते थे, तो सब मिला के 6 या 5 बच्चे जो हैं उनके साथ पढ़ते थे। जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो वैसे ही जीवन विद्या को पढ़ाते थे, और साथ साथ उनका जो एजुकेशन का कंटेंट है वो भी पढ़ाते थे, दोनों बातें पढ़ाते थे। तो मैंने उन बच्चों में बहुत गुणात्मक परिवर्तन देखा। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूँ कि इस विधि से होता है। तो जैसे आप अपने बच्चों को, जैसे दूसरे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वैसी जीवन विद्या भी वैसी, जैसे कोचिंग में हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ाना पड़ेगा। वो वातावरण यदि हम परिवार में और परिवारों के 2-3 परिवारों के समूह में बना पाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर किसी
अभ्युदय संस्थान या मानव तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मानव तीर्थ हम जाएंगे उस वातावरण से प्रेरणा लेने के लिए, या हमारा जो केंद्र हमने विकसित किया है इसमें क्या सुधार करना है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो हम अलग अलग जगह भटकते रहते हैं ना, ये भी शिविर कर लिया, वो भी कर लिया, इधर भी घूम आए, उधर भी घूम आए, ये सफल तभी होता है जब हमारा अध्ययन में मन लगा रहता है ना। जैसे हमने वाङ्मय पढ़ लिए हैं और उन वाङ्मय पढ़ने में कोई अस्पष्टता हो रही है, तब किसी केंद्र में जाने की आवश्यकता है, किसी प्रबोधक के पास जाना सफल होता है ना। यदि आपके प्रश्न ही नहीं है ना, तो और आपका बहुत रुचि भी नहीं है, तो केवल भटकना हाथ लगता है, केवल इधर से उधर भटकते रहे। फिर हमारी उपलब्धि यही रहती है कि हम तो जीवन विद्या के 5 या 7 सेंटरों में, केंद्रों में हुआ है, हमने 10 प्रबोधकों को सुन लिया। ये कोई बहुत काम नहीं करता भैया, मेरा जो अनुभव है। तो ये तभी काम करेगा जब हम गहराई से वाङ्मय पढ़ लेंगे, उनमें कोई प्रश्न है, वो प्रश्न हमारे अंदर फ्रेम हो जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर हमको वाङ्मय से समझ में नहीं आ रहे हैं, तब हम प्रबोधकों की मदद लेंगे, है ना। तो ये उनके समय का भी सदुपयोग होगा और हमारे समय की सफलता होगी, हमारा समय जो है सफल होगा, है ना, हमारा प्रयास सफल होगा, हमारी समझ के रूप में हमारी वृद्धि होगी। ये मेरा सभी के लिए सलाह है, मतलब मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जितने भी जीवन विद्या में जो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए सलाह है कि घूमना बंद करिए, वाङ्मय को पढ़िए। वाङ्मय में यदि कोई अस्पष्टता हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए पहले तो टेलीफोन से ही बात करिए, है ना। यदि मान लीजिए उसके बाद वो प्रबोधक कहता है कि नहीं, इन मुद्दों के लिए आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हमारे साथ आके शिविर करना पड़ेगा, तब शिविर करने जाइए, है ना। तो आपका भी श्रम, पैसा, समय, शक्ति सबका जो है ना सदुपयोग होगा और आप में एक तृप्ति भी होगी, है ना। और प्रबोधक को भी तृप्ति होगी कि वो आपके ऐसे जो प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह गए थे, उसको वो संतुष्ट कर पाया, समझा पाया, है ना। तो ऐसा था। पंडित जी, इसमें हर बार जो भी कुछ भी शिविर करो या फिर अध्ययन बिंदु भी जैसे मैंने किया था, तो हर बार किसी एक पॉइंट पे अलग ध्यान आकर्षण तो होता है। ऐसा लगता है कि पिछली बार शायद ये मिस हुआ था, जैसे शालिनी बहन भी अभी जो मेरा ले ये रही है। कहना है भैया विलास भाई, एक बार 100 बार पढ़ डालिए अध्ययन बिंदु। अध्ययन बिंदु को 100 बार पढ़ने में कितना समय लगेगा? 15-20 दिन लगेगा ना। पढ़ लीजिए, हम्म। आपकी पूरी मेमोरी में आ जाए, है ना। तब आपके अंदर जो है मनन शुरू हो जाएगा। फिर कोई चीज समझ में नहीं आती, हम एफर्ट नहीं करते हैं, अपने अपने स्तर पे हम प्रयास नहीं करते, हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। करिए ना, पढ़िए। मैंने तो अभी, मैं एक जगह अहमदाबाद में गया था, वो भी पिछले 6-7 साल से पढ़ रहे हैं। तो हमने पूछा आप कितने पेज पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि हम 5 पेज, 4 पेज, कभी 2 पेज डेली पढ़ते हैं। हमने कहा इस विधि से कभी नहीं होगा। हमने कहा 1 हफ्ते में पूरी किताब करिए, कोई भी किताब 1 हफ्ते से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना। पूरी किताब पढ़िए, 3 बार पढ़िए उसको महीने में, है ना। तब आपके अंदर चिंतन की भूमिका बनेगी। पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आता तो भी पढ़िए, है ना, पूरी किताब पढ़िए, तब पूरा कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है वो स्पष्ट होगी, है ना। ठीक है, इसी को अभ्यास कह रहे हैं, शास्त्राभ्यास कह रहे हैं, है ना, शास्त्राभ्यास। इसमें क्या दिक्कत है? जब हमने तय कर लिया है कि हमको इसको समझना है, तो पूरे प्राण लगा के करिए ना, पूरी ताकत लगा के करिए, है ना। क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं है, भ्रम से मुक्ति नहीं है, ज्ञान से मुक्ति नहीं है, पीड़ा से मुक्ति नहीं है। तो एक बार जम के पढ़ डालिए, ठीक है। आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि नहीं, अध्ययन बिंदु का एक एक बिंदु मैंने पढ़ लिया है और उनमें से अधिकांश चीजें मेरी स्मृति में आ गई हैं। अब क्या समझ में नहीं आता है, इस पे फोकस करके एक अंतिम बार और पढ़ लीजिए। अब थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ लीजिए,
फिर किसी का शिविर अटेंड करने जाइए, आप में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, है ना। ये इतना साहस चाहिए हमको, ठीक है ना। ये दबाव ठीक नहीं है बना गुरुजी, रहा हूं मैं, है ना, सुझाव दे रहा हूँ, है ना? बहुत बहुत दबाव धन्यवाद। सुझाव है। कई कई प्रबोधक से मैंने बात भी करी, तो सबके अलग अलग है। हालांकि अब जैसे एसओटी में गए थे तो वहां पे उन्होंने कहा कि अभी आप अलग अलग प्रबोधकों को सुनिए, और अभी कुछ सारी किताबें एक साथ मत पढ़िए, अभी केवल अभी एक परिचय ही कंप्लीट करें। एक या दो किताब ही उन्होंने बोली कि शायद यही दो किताबें भी आप देखिए। मतलब फिर भी, लेकिन जिज्ञासा रही है और पढ़ने का मन भी रहा है, तो अलग अलग प्रबंधकों को ऑनलाइन भी सुन लिया। अब ये लगता था कि जब भी वैकेशन होती है तो एक आध शिविर ही कर ले। ऐसा भी मन बनता ही है कि चलो ठीक है, ये भी कर लिया जाए, बच्चों की भी आउटिंग हो जाए, दोनों चीजें भी कई बार कॉम्प्रोमाइज होती है। अब तो ठीक है, लेकिन शिविर आउटिंग नहीं हो जाए, है ना। नहीं शिविर नहीं, जो है आउटिंग वैसा नहीं, मनोरंजन की मतलब जगह नहीं बच्चों बन। के लिए कम से कम हो जाए, अपने लिए तो ठीक है, अपन तो सीखने ही जा रहे हैं, ऐसा हाँ, वो मन बन ठीक है, जाता है। उस दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन जब हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो पहले अपने में पूरा हो जाए, है ना, अपने में पूरा बिल्कुल। हो जाए। दूसरा है कि हम भी प्रबोधक क्यों ना बन जाएं, है ना, हम भी प्रबोधक हो जाएं, इस पे काम करना चाहिए। हम्म, जैसे आपकी गहरी लगन है तो पढ़ डालिए, पूरी किताबें पढ़ लीजिए, है ना। पूरी किताबें भी यदि आप पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 4 घंटे भी रोज पढ़ते हैं तो 1.5 महीने में पूरी किताबें पढ़ जाएंगे। एक डेढ़ डेढ़ महीना हो जाएगा, 2 महीना एट द मोस्ट। हाँ, मुझसे यदि किसी दिन 4 घंटे से 2 घंटा हो गया तो भी हो जाएगा, है ना। एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिसमें हमने, जैसे एक कहावत है ना, ओखली में सिर डाला है तो मूसरों से क्या डरना। मूसल मूसल से नहीं डरना फिर, है ना। हमने डाल दिया, अब हमने तय कर लिया है कि इसी में चलना है ना, तो आर पार हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है पाठक जी, ये भी ना धन्यवाद। सर। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि व्यक्तिगत बहुत सारे ध्यानाकर्षण जरूर हुए होंगे। बसंत भैया, आप कुछ हाँ जोड़ना चाह रहे हाँ हैं, पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आदरणीय पाठक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी बताया कि वातावरण का दबाव जो होता है वो मानव को सहज स्वीकार नहीं होता, ये मेरा वो है ना, कि लेकिन दूसरा ये कहा जा रहा है कि वातावरण के दबाव बगैर विकास भी नहीं होता। तो एक तो यहाँ प्रश्न बन रहा है मेरा। दूसरा प्रश्न है कि जब हम मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो मूल्यांकन नहीं हो पाता परस्परता में, तो वो भी एक पीड़ा का कारण बन जाता है। और तीसरा ये जो आपने ध्यान दिलाया कि बच्चों के साथ कंटेंट को एक एजुकेशन तरीके से पढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या तैयारी, उस कंटेंट को क्या दिया जाए, इसके बारे में कुछ रूपरेखा। तो ये 3 क्वेश्चन भैया मेरे इस चर्चा में निकले हैं। और बाकी जो आपने बताया कि ये जो जगह जगह एक स्टार्टिंग में तो ठीक ही लगता है, लेकिन उसके बाद भैया कुछ समय के बाद यही हाथ लगता है, जो आपने बताया कि भटकना ही रह जाता है। प्रेरणा के रूप में तो बनती है बात कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ प्रेरणा मिलती है, लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां कुछ आगे गति बने ऐसा कुछ है ना, निकल नहीं पाता। तो यहाँ जहां हम रह रहे हैं वहां हम कैसे गति करें, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें आप। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि असामाजिक वातावरण स्वीकार नहीं होता, सामाजिक वातावरण स्वीकार होता है। दूसरा दूसरी दूसरा यही है कि जो मैंने कहा कि बच्चों के साथ मूल्यों पे, संबंधों पे बात करना शुरू करना चाहिए। तो अभी हम लोग केवल बातचीत में समझाते हैं, बोर्ड लगा के समझाइए, है ना। मानव में ये संबंध होते हैं, इस संबंध का ये प्रयोजन होता है, इसका इसमें कर्तव्य ये है, इसमें दायित्व ये है, ऐसे परिवार बनता है, ऐसे समाज बनता है ना, ऐसे परिवार में इन संबंधों की उपयोगिता है, ये सब समझाइए। देखिए, यदि समझा पाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में और बच्चों के बीच में उत्सव बन रहा है। हम नहीं समझा पाते हैं तो असफल तो है ही, ऐसा मान के चलिए। हम वातावरण
पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी योग्यता और बढ़ाना पड़ेगी। थोड़ा सा यदि जमीन कड़ी होती है तो मेहनत ज़्यादा लगता है, यदि किसी परिवार में जमीन सॉफ्ट होती है तो जल्दी हो जाता है ना। यदि बच्चों में थोड़ा सा पहले से पूर्व संस्कार अच्छा है, गलत वातावरण में जाके ज़्यादा कड़ा संस्कार, कुसंस्कार नहीं बना है ना, तो सहजता से हो जाता है। यदि बन गया है, बच्चे प्रभावित हो चुके हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा श्रम लगेगा, है ना। बहुत दबाव नहीं डालना है ना, कुछ ऐसा विधि अपनाना है जिससे सहजता से शुरू हो जाए। ठीक है। और क्या प्रश्न था? 2 तो मुझे याद रहे थे। भैया एक क्वेश्चन ये था कि ये मूल्यों का जो निर्वाह हम करते हैं तो परस्परता में उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता, तो उससे मूल्यांकन का तो होता ही है भैया, मूल्यांकन नहीं होता ऐसा नहीं कहना। मैं तो जैसे मेरा अपना मूल्यांकन है ना, जो लोग जीवन विद्या में नहीं है उनमें भी मेरा अच्छा मूल्यांकन है। पाठक जी अच्छे आदमी हैं, विश्वास करने योग्य व्यक्ति हैं, है ना, और दूसरों की समस्याओं में सहयोग करते हैं उनके समाधान के लिए। ऐसा पहचान है मेरा। जो लोग जीवन विद्या में नहीं भी है, जो मेरे सैकड़ों मित्र हैं देश भर में, उन सब के बीच में मैं ऐसा पाता हूँ कि मेरा अधिमूल्यन ही है, अवमूल्यन तो बिल्कुल नहीं है ना। कोई एक आध दो लोगों में रहता है, लेकिन मेजॉरिटी आप लोगों में अधिमूल्यन रहता है। मतलब मैं जितना अच्छा हूँ उससे ज्यादा अच्छा माने रहते हैं, स्वीकार किए रहते हैं। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं ये बात। संबोधि ऐड करना चाहते हैं कुछ? एक क्वेश्चन है कि अगर हम सब में अच्छा देखेंगे तो हमारा नेगेटिव चीजों से ध्यान अपने आप चले जाएगा, क्या ये सच है? हाँ, ऐसा बाबा जी ने एक सूत्र लिखा है कि पर गुण गणना से स्वयं में विकास होता है ना, जागृति। मतलब सामने वाले की बुराई को ना देखो, या फिर देखो बट उसको एड्रेस ना करो, हाँ, और आप अच्छी चीजों पे ही ध्यान दो, तो आप उसके प्रति पॉजिटिव हो सकते हो। उसके प्रति भी पॉजिटिव हो सकते हैं, उसको भी अपनी पॉजिटिविटी दिख सकती है ना। यदि हम केवल खुद देखते हैं, यहाँ तक नहीं है, हम खुद देखते हैं, उसको बताते भी हैं कि तुम्हारे अंदर ये बात हमको अच्छी लगी, आप में ये बात बहुत अच्छी लगती है, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और कोई चीज अगर आपको किसी की अच्छी नहीं लगती तो फिर क्या करो, तो भी बता दो। उसको पहले ओवरलुक करिए, पहले मैत्री बनने दीजिए, फिर बनाइए। मतलब दोस्त बनने के बाद? हाँ, मैत्री यानी दोस्त आप अर्थ ले रहे हैं, जैसे माता पिता में भी मैत्री होती है ना, पुत्र पुत्रियों के साथ। ओके। मतलब संबंध की स्वीकृति बनने दीजिए। मैत्री, मैत्री शब्द का उपयोग में संबंध स्वीकृति करना। संबंध एक बार स्वीकार हो जाता है तब हम बोल सकते हैं। ठीक है। हमारे शिविर में एक व्यक्ति आते थे, बहुत सिगरेट पीते थे, तो उनके परिवार के लोग हमसे शिकायत करते थे हमेशा, आपके पास जाने से क्या फायदा है, सिगरेट तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी पत्नी भी बोलती थी मेरे से। तो मैं ये सोचता था कि संबंध का स्वीकृति होने दें, थोड़ा समय और लगे, है ना। 1 डेढ़ साल के बाद उन्होंने एक दिन सिगरेट तोड़ के फेंक दी, कहा कि बस आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन मैंने 1.5 साल में कभी नहीं कहा उनसे कि आपको सिगरेट छोड़ना है। पर इतनी समझ लेने वाला व्यक्ति कैसे सिगरेट पी सकता है? समझ लेना एक अलग चीज है, आदत होना अलग चीज है। मान्यताएं बहुत गहरी रहती हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर जैसे उसने ये सब कुछ समझ भी लिया तो भी उसमें बदलाव बहुत टाइम बाद आएगा? समझा नहीं है, सूचना ले ली है हमने ना। समझने के बाद तो परिवर्तन आ ही जाता है। समझना अभी पूरा नहीं हुआ, कहीं फसावट बची हुई है ना, इसलिए। जी। और इसीलिए ये भी कहा है बाबा जी ने कि जब तक समझ पूरी नहीं हुई है मानव चेतना में, तब तक सतर्कता पूर्वक जीना है ना, सावधानी के साथ जीना है ना। अपने हर एक्शन के लिए हाँ, मतलब नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, नहीं तो आप, है ना। यदि सतर्कता गई
आपने अति विश्वास कर लिया, बिना ठीक मूल्यांकन किए विश्वास कर लिया, तो आप धोखा खा जाएंगे, है ना। इसीलिए सम्यक मूल्यांकन करना, सही मूल्यांकन करना है ना। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता केवल अच्छी अच्छी बातें भी देखना है। यदि उसमें कोई अक्षमता है उसको भी अपने में रखना है। भले हम अक्षमता उसके सामने प्रदर्शित नहीं करें कि तुम्हारे अंदर ये अक्षमता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अभी हम आश्वस्त नहीं है कि इसमें ये क्षमता है, ये प्रतिभा है, आश्वस्त इसका ये आचरण है। तो जब तक हम आचरण के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाए तब तक सतर्कता पूर्वक जीना होता है ना। जी। फिर जब संबंधों में आश्वस्त और विश्वस्त हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है, फिर हम सतर्कता से सहजता की ओर आ जाते हैं, फिर सहज हो जाता है, फिर हमको सतर्कता की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है ना। थैंक यू। धन्यवाद। सतर्कता को थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए भैया। हाँ भैया, और इससे इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, दोनों साथ में हो जाएंगे। सतर्कता का मतलब फिर कहीं कहीं विश्वास की कमी तो नहीं? जैसे मान लीजिए आप बाजार में खाना खाना पड़ता है, तो आप सतर्क हो खाते, क्या खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाए, है ना। अभी हम इसको बहुत सामान्य अर्थों में ले रहे हैं सतर्कता को, है ना। आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आपको अभी दोस्ती हुई नहीं है ना, संबंध बना नहीं है, प्रमाणित हुआ नहीं है ना, और आपने ज्यादा विश्वास कर लिया तो आप धोखा खा सकते हैं। उस अर्थ में कह रहा हूँ। मतलब टू कि बी दूसरों केयर ऐसा लिखा है, टू बी केयरफुल, है ना। हाँ, दूसरों के आचरण के प्रति सतर्कता के रूप में बात कुछ आ रही है भैया, ऐसा ना। अपने आचरण ए- के प्रति भी है। हम अपना किसी आचरण भी, हाँ, हम लोग दूसरे का भी। कई बार हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना, लेकिन यदि हमारे आचरण में पूरा नहीं है तो हमको अपने आचरण के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे संबंध खराब हो जाए, जिससे संबंधों में अविश्वास हो जाए, क्योंकि हमको अविश्वास नहीं बढ़ाना है ना। हम विश्वास पूर्वक जीने के लिए कमिटेड हैं, तो हमारे भाषा से, आचरण से, है ना, अभिव्यक्ति से कोई ऐसी बात नहीं हो जाए जिससे समाज में, परिवार में अविश्वास बने, है ना। यदि हो गई है तो उसको सुधारें, कई बार हो जाती है तो उसको सुधारना पड़ेगा, है ना। तो अपने आचरण के प्रति, भाषा के प्रति भी सतर्क, व्यवहार के प्रति भी सतर्क, और दूसरों के भाषा, व्यवहार, आचरण के प्रति भी सतर्क, है ना। अंधविश्वास नहीं, है ना, अंधविश्वास ठीक नहीं। तो इसलिए मूल्यांकन तो होता ही है, तो मूल्यांकन स्वमूल्यांकन भी है और परस्परता में भी मूल्यांकन है। स्वमूल्यांकन पूर्वक हमको ईमानदारी से पता रहना चाहिए कि ये हमारे अंदर अच्छाई है, ये अच्छाई नहीं है अभी, है ना। तो लेकिन जो हमारे अंदर अच्छाई नहीं है वो सबको बताने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम सबको बताते फिरेंगे कि मेरे अंदर ये अच्छाई नहीं है, लेकिन हम हमारे अंदर जो भी गलत प्रवृत्ति है उसके प्रति सतर्क रहेंगे कि वो हमसे हो ना जाए, है ना। इसी को ध्यान से जीना कह रहे हैं ना, ध्यान से जीना। इसके बाद जब वो एक अभ्यास हो जाता है जिसको हम संक्रमण कह रहे हैं ना, तो मानवीयता में जब वो निरंतर प्रवृत्ति बन जाती है तब हम मानवीयता में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर सतर्कता के साथ सजगता आ जा सहजता आ जाती है। सतर्कता से चलेंगे भैया और सहजता में इसके पहुंचेंगे लास्ट में, ऐसा निश्चित पूरा रूप से एक। जैसे हम संबंध में आश्वस्त होते जाते हैं फिर सहज हो जाते हैं। जैसे मैं कई परिवारों में जाता हूँ, है ना, बहुत से परिवारों के साथ रुकता हूँ उनके यहाँ, तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि अब उनके परिवार में बिल्कुल सहज हो गया है ना। बिल्कुल जैसे हम अपने घर में रहते वैसा हम उनके घर में रहते हैं ना। जैसा हमारे घर में हमारे परिवार के लोग हमारे साथ व्यवहार करते वैसे ही वो भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं ना। तो इसमें दोनों की सतर्कता रहती है, सम्यक मूल्यांकन रहता है,
और उसके आधार पे धीरे धीरे संबंध का स्वीकृति होता है, फिर सहज होते जाते हैं ना। सहज हो जाने से उनको भी परिवार की फीलिंग आती है, हमको भी परिवार का फीलिंग आता है। इस विधि से सामाजिकता बढ़ती है ना। हम यदि उनकी कमियों को ही देखते रहे, वो हमारी कमियों को देखते हैं, हम अपनी कमियां बताते रहे, वो अपनी कमियां बताते रहे, तो इससे तो अविश्वास ही बढ़ेगा ना। अविश्वास बढ़ाना ठीक नहीं है ना। विश्वास बढ़ाना ही कार्यक्रम है। विश्वास बढ़े, स्नेह बढ़े, है ना, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े, कृतज्ञता बढ़े, ऐसा अपना भी ओवर एवेल्युएशन नहीं करना है और ना दूसरे का ओवर एवेल्युएशन करना, ना अंडर एवेल्युएशन करना है ना। सम्यक मूल्यांकन करना है ना, जिसमें जो अच्छी है उसको स्वीकार करना। ठीक है। बहुत बहुत सुंदर भैया, मतलब कि ये अधिमूल्यन और अवमूल्यन निर्मूलन वाली बातें कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। हाँ कि सम्यक आकलन जो है, जो जैसा है उसको वैसे ही देखा जाए ना। हाँ सुंदर है भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। निमिषा दीदी कह रही हैं स्वत्व बराबर समझदारी से सहजता, बिल्कुल सही है ना। बढ़िया। की चलिए बात स्वत्व से ही चालू हुई थी और काफी कनेक्टेडनेस हुआ कि अभी डेली डेली लाइफ में हर एक की अपनी लाइफ है, तो उसमें भी ये एप्लीकेशन जरूरी है। पूर्ण अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन अभी इसलिए हमने स्वत्व से चालू किया था और वो स्वत्व से ही पूर्ण हुआ कि सतर्कता विश्वास की कमी नहीं है, लेकिन जो रेफरेंसेस है हमारे पास उसके आधार पर मूल्यांकन, और अभी तक का सतर्कता अविश्वास के आधार पर बोले जा रहे हैं बाकी। और जब सूचना है उसके बाद उस रेफरेंस के साथ सतर्कता, और उसी दौरान मैत्रीपूर्ण संबंध, और उसी के दौरान ध्यानाकर्षण, फिर सहजता। ये हुआ ना भैया। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मम्मी ने कहा समाधान पूर्ण तर्क जो है वो सतर्कता है। एक जगह एक वीडियो है जिसमें बाबा जी कहते हैं सुरक्षित रहने का तर्क बराबर सतर्क। बहुत बढ़िया। हाँ, सुरक्षित रहने का तर्क बराबर सतर्क। तो आज की चर्चा बहुत, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अभ्यासों में आपके काम आएगी। बहुत सारी जगह ध्यानाकर्षण हुआ, बहुत सार्थक चर्चा रही, सबने भागीदारी करी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और हम लोग मिलते हैं कल सवेरे फिर से 7:30 बजे। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, हरिहर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। हरिहर। रणछोड़ भाई, आपने हैंड रेस किया है कि आपने बाय किया है? पता नहीं चला। मैंने हैंड रेस किया है दीदी। अच्छा। हाँ। तो ये अध्ययन बिंदु पढ़ने का भैया ने बताया, मतलब जो अपनी किताब है पूरी वो पढ़ना है कि शिविर करना, क्या करना? पापा मुझे लगता है उन्होंने वो चले गए, कल इस प्रश्न को ले लेंगे। ठीक है रणछोड़ भाई। दीदी एक बात ठीक मेरे है को दीदी, ठीक है। हेलो हाँ शालिनी समझे दीदी। जी। दीदी जैसे अभी है ना, थोड़ी देर पहले भैया ने एक अच्छा ध्यान दिलाया था, उसके बारे में हम भी सोच रहे थे हाँ। कि जैसे बच्चों के साथ कुछ ट्यूशन का कार्य किया जाए, तो उसमें ना मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि कंटेंट क्या दिया जाए, कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जाए, उसका पाठ्य पुस्तक का क्या सिलेबस रहे। तो इसके बारे में आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैंने आपके वीडियो देखे बच्चों के साथ। जी। तो मेरे को इसमें आपका मार्गदर्शन, गाइडलाइन की आवश्यकता है, अगर आप कुछ इसमें मुझको कुछ बता पाओ तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 7-8 साल बच्चों के साथ काम किया, गहन काम किया है। 10 साल एक्चुअली लगभग काम किया है, लगभग क्या पूरे 10 साल ही काम किया है ना। और बच्चों के सामने कंटेंट को रखा। कंटेंट को रखने के लिए बच्चों का अलग अलग बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण, जैसे विज्ञान के पक्ष से जो नियम नियंत्रण संतुलन का जो बात है, वो विज्ञान में जब हम चीजें पढ़ाते हैं या जनक जब एक्सपेरिमेंट कराते थे उस विधि से रखते थे, और उसके भी कुछ वीडियोस आपको दिखा सकते हैं या बता सकते हैं, अथवा मैं एक पूरा सेशन ले सकती हूँ उसके ऊपर कि क्या हो सकता है। और दूसरी बात, बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से मैं इस पूरी चर्चा को करती रही, है ना। और जैसे पापा ने कहा ना, एक गुणात्मक परिवर्तन या परिमार्जन बच्चों में देखने को मिला, तो ये बात को मैं भी प्रमाणित करती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा ये रही कि बच्चों के पास व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे है ना कहीं चूंकि माता पिता ही इतने सॉर्टेड नहीं है या हमने ही व्यवस्थाएं नहीं बना रखी हैं,
तो उनके पास अंत में करने के लिए और कोई चीजें नहीं बचती, वो उसी जगह पे उनको जाना पड़ता है, जिसका दबाव भी बच्चों के ऊपर रहता है। और इस बात की मुझे व्यक्तिगत पीड़ा है कि बच्चे बहुत समझदार होने के बावजूद आप करें क्या, है ना। तो फिर वो कहीं ना कहीं वापस व्यक्तिवादिता की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या उनको कहीं मिल नहीं रहा है वैसे जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये सब बहुत सारी पीड़ाएं बनती हैं। लेकिन अभी देखिए बहुत सारे लोग, जैसे पापा ने कहा ना, हम स्वयं प्रबोधक क्यों नहीं बन जाते। तो मैंने इसी विधि से शुरू किया था। जब मैंने पहला शिविर किया ना, तो मुझे लगा कि भाई ये तो जांचने वाला कार्यक्रम है, तो इस बात को एक एक बच्चे के साथ रखा है ना, जैसे पहचानना, निर्वाह करना। हर एक बच्चे को समझ में आता है कि भाई ये पौधा है। हम लोग बच्चे को प्लांटेशन कराते थे, तो प्लांटेशन में है ना जड़ है, अब ये जड़ क्या करेगी, तो ऐसे बच्चे को पूरा समझाते थे। वो बच्चे को हम लोग यूकेजी फर्स्ट के बच्चे को सब समझाते थे। भैया विश्वास मानिए, मैं अब मैं ये बात इसको कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग में जाने वाला है। मैं मेरे जब क्लासेस चलाती थी, मैं न्यूनतम काम करती थी, न्यूनतम। मेरे जीवन का अधिकतम काम मैं फिलहाल अभी कर रही हूँ, क्योंकि हम बच्चे को जो पढ़ाते थे उसके दिमाग में ये बात ऐसी बैठ जाती थी, हमको उसको क्लास का जो उसके सिलेबस का कंटेंट होता था वो पढ़ाना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सब सिर्फ उसको लिटरेसी हो जाए, वो हिंदी या इंग्लिश पढ़ के समझने लग जाए। तो वो कहता था इसमें तो कुछ कंटेंट ही नहीं है। और ये हमारी गारंटी थी कि साल भर का कोर्स नवंबर महीने में हम पूरा करा देते थे। हम क्या कराते थे, बच्चा खुद ही कर लेता था। तो एक्चुअली में बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। हमारे यहाँ यही चमत्कार होते रहता था कि 7th का बच्चा 8th की पूरी मैथ्स खत्म करके बैठता था, वो भी दिसंबर जनवरी के आसपास। छोटे बच्चे अपना सिलेबस नवंबर दिसंबर में खत्म कर देते थे। तो कंटेंट वास्तव में बहुत नहीं है, वो उस बात समझ ही नहीं पा रहा है, वो डिस्कनेक्टेड रहता है बच्चा, है ना। तो जब ये पकड़ लेते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, और आप पाओगे जो पूरा सिलेबस डिजाइन है वो भी बड़ा सुंदर है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, और फिर 6 से लेकर 8 तक, है ना। एक ही टॉपिक जो है वो हर एक क्लास में होता है। तो हम कक्षा 6 में ही उसको 6, 7, 8 तीनों की बातें करते करते स्टोरी टेलिंग वे में उसको सब पढ़ा देते थे। वो 6 में, 7 में, 8 में अपने आप से पढ़ जाता था। और कहानी सुनाते थे तो वो भूलता कभी नहीं था, है ना। तो ये भी एक हमने एक्सपेरिमेंट तो किया ही है। और बच्चों के साथ धीरे धीरे बात करना, एक कहानी की तरह उसको बातचीत करना और उससे आवाहन करना, है ना, कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो बच्चों को बहुत कुछ लगता है, बच्चे काफी हद तक सही पाए रहते हैं, है ना, उनको स्पष्ट हो जाता है ना। मेरे को तो दीदी ये एक अच्छा सार्थकता का भी कार्यक्रम लगता है कि उसमें हमारा भी भरना होता है कुछ, है ना, कि बहुत हम बच्चों के साथ कनेक्टिविटी को पकड़ पाए और उसमें अपना खुद का भी विकास होता है, योग्यताओं का विकास होता है ना। तो ये भी एक 100%। सार्थकता है। और सामने परस्परता में भी बच्चों के अंदर एक उत्साह और एक खिलावट और एक सही की तरफ ध्यान आकर्षित जाता है ना। तो इसके लिए दीदी एक आप, मेरा तो सुझाव ही है कि एक अच्छा एक आप वीडियो बनाया जाए और उस पे ना सारे कंटेंटों को, जो आपने सिलेबस तैयार किया है, एक्टिविटीज तैयार करी है, तो उनको बारीकी से डिटेलिंग के साथ रखा जाए कभी, है ना। भैया मैंने कोई सिलेबस वगैरह तैयार नहीं किया, सिलेबस वगैरह तो तैयार है, 5 कक्षा 4 1 से लेकर के 5 तक की किताबें आदि, वो कंटेंट आपके साथ शेयर कर दूंगी। दूसरी बात, मेरे साथ तो ऐसा था, मैं खुद ही जब कुछ पढ़ती थी, कुछ समझती थी, उसको बच्चों के साथ शेयरिंग के वे में मेरा तो फ्लो था, क्योंकि मेरे पास इंस्टीट्यूट दर्शन से जुड़ने के पहले से था। तो हम उसको ही फ्लो करके देखते थे, है ना। ये हमारे अपने समझने के क्रम में जब जब जो रखा, इस विधि से हुआ। दूसरी बात, एक व्यक्ति अभी हमारे साथ परिचय शिविर में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी, जैसे धरती के विकास क्रम विकास की कहानी, है ना। ये हमने समझा, उनको पहले सेशन में मजा आ गया। वो एक टीचर है स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि दीदी हमको ये आपसे सीखना। हमने कहा सीखना क्या, ये वीडियो उनको भेजा, हमने कहा आप देख लीजिए, आप सुनाइए। तो उन्होंने कहा हमने अपने क्लास में सुनाई, फिर हमने अपने स्टाफ रूम में सुनाई। ये अभी परिचय शिविर कर रही व्यक्ति हैं, जो अभी 5-6 दिन का कंटेंट जिन्होंने सुना है। फिर उन्होंने कहा हमने अपने स्टाफ रूम में सुनाई। अब स्टाफ रूम में उन्होंने सुनाई, तो स्टाफ रूम के सब टीचर्स कहती हम अपने अपने क्लास में सुना देंगे। ठीक है। तो उन्होंने अभी बहुत वही है कि हम जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं ना, तो हमको नहीं पता कौन व्यक्ति उस जगह पर बैठा है जो उस बात को आगे आराम से ले जाएगा, या उसको एकदम स्पष्टता बन जाएगी, वो उस स्थिति में होगा जहां पर वो आगे इस बात को कन्वे कर लेगा। तो उन्होंने कर दिया बड़ी आसानी से। आपको वो वीडियो मैं भेजूंगी। धरती की कहानी मैंने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुनाई है, जैसे आप लोगों को सुनाई थी, है ना। तो और मीडिया तो है ही साथ में, हम सब मीडियम ही है ना, जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ।
जैसे बहुत सारे लोगों ने, हमने तो कभी सोचा नहीं था इसमें कितने सारे लोग जुड़ गए। तो एक दूसरे से जिसकी जिसके प्रति स्वीकृति होती है ना, उससे वो सुनता है ना। व्यक्तियों की भी आपस में कुछ लोगों के प्रति अधिक स्वीकृति होती, जैसे कोई व्यक्ति किसी को माना रहता, हाँ इनका लाइफ अच्छा चल रहा है, ये बहुत समझदार है, तो जब वो व्यक्ति कहता है ना कि इस बात को सुनो या फिर ये बात सुनने लायक है, तो वो उस व्यक्ति से सुन लेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल हर ठीक व्यक्ति है। की किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति स्वीकृति है ही, ठीक है। तो जिससे सुन रहा है अभी तो वहीं से शुरू किया जाए, जिससे भी सुन रहा है। जैसे मान लो हमारा बच्चा हमसे नहीं सुन रहा है, टीचर से सुन रहा है, अरे आप स्कूल से कनेक्टेड है ना, आप स्कूल वालों को ये प्रस्ताव रख दीजिए, आप उनकी क्लास टीचर को मैसेज भेज दीजिए कि भैया आप इसको सुन लीजिए। टीचर को समझ में आ गया तो आपके बच्चे तक पहुंच जाएगा। बहुत आसान है ये भी एक कर्म तो है ही दीदी, है ना। हाँ, ये बहुत आसान है। और ये जो महिला है जो टीचर है, ये हमको पता नहीं हैदराबाद के किसी बड़े स्कूल में है, और इन्होंने पता नहीं कैसे उन्होंने एक मेरा वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद उन्होंने खुद ही कांटेक्ट किया। हमने कहा जब हम करेंगे तो आपको जोड़ेंगे। वो जुड़ गई और उन्होंने कार्यक्रम चालू भी कर दिया। मतलब उनकी ये स्थिति बनी रही होगी। हम किसी को ये नहीं सोच सकते कि ये अभी यहाँ पर बैठा होगा। कोई व्यक्ति किस स्थिति में बैठा है, किस पद के ऊपर बैठा है, अपने को नहीं पता। अपने को सबको ये बात ले जाके बतानी है। स्वयं स्फूर्त विधि से कार्यक्रम हो जाएगा, है ना। और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको ट्राई करके देखिए। किसी स्कूल में आप जाइए, छोटू अंकल हैं कि नहीं पता नहीं आज, है ना। छोटू अंकल हर एक स्कूल में जाते हैं, हर एक स्कूल में जाएंगे, आसपास के उनसे बात करेंगे। एक बार नहीं 5 बार जाएंगे, फिर वहां से कहेंगे कि भैया एक बार सुन लो ये बात, है ना। एक बार सुनते सुनते बहुत सारे लोगों को स्वीकृति हो जाती है। हम अभी बीएड कॉलेज के बहुत सारे होने वाले भावी जो टीचर्स हैं, करीब 110 लोग थे उसमें बैठे थे, उनके सामने बात रख दी। अब उनके दिमाग में यदि किसी के दिमाग में दिया जल गया तो पूरा जो जिनको वो पढ़ाने वाले हैं उस रोशन हो जाएंगे सब, है ना। तो ये सब भी कर सकते हैं अपन। हमारे जान पहचान में देखिए कितने सारे लोग हैं, है ना। हाँ तो दीदी इसमें मैं जरूर, है ना, पार्टिसिपेट करने का मन तो बन ही रहा है, जैसे जैसे आगे अध्ययन चल रहा है उस तरीके से। और उसमें है ना, ये जो परस्परता में लोक व्यापीकरण के लिए क्या क्या एक्टिविटी की जा सकती है, कंटेंट को किस तरीके से रखा जा सकता है, क्या बात को बताया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा एक प्योरिटी का मामला है ना। तो उसके लिए आप जो भी अच्छी शेयरिंग हो, आप मेरे को शेयर जरूर करना, ताकि मेरा एक थोड़ा सा और ओवरव्यू बने। 100%। और इस पर हम एक जन संवाद को भी आमंत्रित कर सकते हैं ना। मेरे से नहीं, बहुत सारे लोग हैं। एक महेश पटेल भैया है, वो पता नहीं अहमदाबाद में जाने कितने लोगों को जानते हैं। उन्होंने बैठे बैठे कहीं से, यहाँ एक उनके मित्र थे गांव में, उनसे बात कर लिया। हम उनको नहीं जानते थे, वो छोटू अंकल को जानते थे। ऐसे वाया वाया करके उन्होंने एक शिविर अरेंज कर दिया उनके गांव में। काफी सारे लोग, जितने गांव के लोग थे, वो जो ओरिएंटेशन शिविर है ना, वो ऐसा ही ऑर्गेनाइज हुआ। वो भी बहुत शानदार था दीदी। जो मैंने आपका ओरिएंटेशन, ये गांव के अंदर कार्यक्रम था जो आपने स्टार्टिंग में रखा था। और उसके अंदर भी एक मेरी छोटी सी बात और रखना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपने क्या एक्टिविटी करी, कैसे क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में भी कभी विस्तार से अगर चर्चा करना चाहो तो आप बताना, वो भी हमारे लिए उपयोगी रहेगा। गांव के लिए जो थी भैया, वो तो रैंडम था, वो तो हम गए, हमें यही तब तक नहीं पता था हम बोलने क्या वाले। लेकिन इतने लोगों को आप जोड़ पाए, इतने लोगों को आप जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, उन लोगों के साथ मीटिंग को तैयार कर पाए, ये भी एक मुद्दा तो है ही दीदी, है ना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया। और दूसरी बात आपको बताऊं, मैं अभी परिचय शिविर ले रही हूँ, है ना। मैंने आज तक परिचय शिविर नहीं लिया है ना। मुझे जो लगता है आज ये होना चाहिए उतना हम कर लेते हैं। मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये मेरे लिए पहली बार ही है। वो ओरिएंटेशन मैंने 3 ओरिएंटेशन लिए होंगे, और तीनों जगह अलग अलग ओरिएंटेशन, जो मेरे दिमाग में आ जाए। वो बड़ा शानदार रहा दीदी। मैंने आपका वो देखा, और अपने जनक भैया का भी उसमें जो एडिटिंग रहा बड़ा गजब का रहा, एक अच्छा माहौल क्रिएट किया देखने में। हाँ, नहीं वो गांव वाले लोग थे, और सारे पता है आपको भैया किसान लोग, उसमें पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे, लेकिन गजब। मतलब ये बात हमको अभिभूत कर जाती है कि इस बात को कोई भी व्यक्ति पूरा समझ सकता है ना। ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी वाली बात मैंने इसको हर जगह लगा करके देखा है ना।
हर जगह लगा। मैं तो बड़ा उत्साह हुआ दीदी वो देखकर आपका, कि हमें तो प्रेरणा बनी भी, ये काम तो गांव के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता हाँ है, लोगों को हाँ। इकट्ठा कर कर उनके बीच में चर्चा का कोई माहौल बनाकर। हम्म। तो ऐसी प्रेरणा तो बनी रही है दीदी आपसे, है ना, कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल। एक्टिविटी को आगे किया जाए ना। हाँ, और भैया आप ये विश्वास मानिए, आपके अंदर स्वयं स्फूर्त ये डिजाइन भी आ जाएगा, है ना। जैसे मैं ये मानती हूँ कि मेरे अंदर आज शाम को क्या पढ़ाना, ये डिजाइन आ जाएगा। नहीं, आप बड़ा शानदार पढ़ा रहे हो। शाम को मैं डेली आपका यूट्यूब पे लाइव होकर देखता हूँ, उसमें हाँ, ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं करता धन्यवाद। कि हाँ। कुछ और लोगों के लिए अवसर बने। हम्म। लेकिन दीदी आप अपने एक सरल और सहज तरीके से ना, कोई मतलब कंटेंट फिक्स नहीं है कि अब ये बात करनी है अब वो बात करनी है, जो सहजता से सरलता से चल रहा है उसी के साथ आप हो जाते हो, जो बड़ा हाँ ही अच्छा लगता है कि कुछ आगे जा रहा है ना, समझ हाँ। में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विलास भैया का जो आज प्रश्न था, बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, और ये पापा के अभी मैंने ऐसे सोचा है भैया कि ये जब ये वो अपनी बात को पूरा रख लेंगे ना, क्योंकि उनके भीतर है ना बहुत सारा जुड़ाव हो गया, वो जोड़ लिए हैं सारी चीजों को। तो जब हम नहीं उनको ये सुनते हैं ना, तो डाइजेस्टेड, हमको सीधा ब्लड सप्लाई चल रहा है हमारे लिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ ये तो एक सौभाग्य है कि हम लोगों का, कि पाठक जी के सानिध्य में हमें कुछ स्पष्टता है ना मिलने का हाँ। अवसर मिल रहा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए तो बड़ी कृतज्ञता प्रकट होती है दीदी, है ना। हाँ। और तो भैया जानते हैं, वो ना हमको स्ट्रेच करते हैं सोचने के लिए, वो हर एक आयाम, हर एक स्थिति में चीजों को खोलते हैं। वो ये नहीं समझते, मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि आप अभी इस लेवल पे हो तो आपको इतना सुनना है, ऐसे नहीं। वो सारे हाँ हाँ, कंटेंट को खोल के रखते हैं, आपकी जितनी योग्यता हो आप उसको उठाओ। एक बार में नहीं पर ये समझ में आ रहा है, 2 बार में उसको सुन सुन के, 3 बार में सुन सुन के उठाओ। ऐसा ऐसा ही है तो दीदी, ऐसा ही। ये है ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं पहले, हम्म, उसके बाद तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट काम करेंगे। नहीं, इस समय एक बात और लगती है दीदी, जब भैया आदरणीय पाठक जी बोलते हैं तो क्या? बात है ना, दनादन 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 ऐसे हाँ आती है। वो आपका स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था कि आप सावर की जिस तरह रह जाते हो, वो पूरा का पूरा चला जाता है और कुछ ही भाग सुनने में आता है ना, और हाँ। वो भी है ना कुछ भाग ही बोलने में आएगा। तो हम्म एक ऐसा तो लगता ही है कि वो बातों को जो रख रहे हैं वो अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हम्म कि भी कुछ चीजें पकड़ में आती है, कुछ मिसिंग हो जाती है। लेकिन वो भी एक अवसर है कि उस वीडियो को दोबारा सुनकर वो क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में दोबारा बन ही सकता है, ताकि हाँ, वो आप पॉज स्पष्टता कर में। करके सुनिए, एक एक सेंटेंस को हाँ सुनिए, विश्वास मानिए 2 या 3 वीडियोस को सुनने के बाद आपको वो स्पष्टता बन जाएगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सहमत हूँ दीदी मैं आपकी हाँ बात से, हाँ। बिल्कुल सहमत। ये रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और जन संवाद के लिए जो अधिकतम जो चर्चे अभी मैं उसको लिस्टिंग कर रही हूँ, इसको हमें जन संवाद को लेकर के आना है। जो जिसको बार बार कहते हैं ना भाई, हमारे जीवन में कैसे उतरे, है ना, ये हम करेंगे कैसे, ये वाला पार्ट मुझे लगता है एवरीबडी फील्स कि हाँ कनेक्टेड, या उसको लगता है एनलाइटनमेंट हुआ उसका उस मोमेंट पे, जब उसको ये समझ में आता है, अच्छा ये करना है, अच्छा ऐसे था, ऐसे देखना है, ऐसा समझना है, ऐसा करना है, ओ ये शिफ्ट है, ये हाँ हाँ, वाली चीज के लिए अपने को कंटेंट चाहिए, ये जनसंवाद का मुद्दा होना चाहिए। तो ऐसा मैं अभी मेरे ध्यान में जा रहा है। आज 49वां एपिसोड है। मैंने 200 जब शुरुआत किया था तो सोचा था कि 200 एपिसोड्स हम करेंगे। अभी कम से कम 55 अम, 60 के ऊपर हम लोग कुछ चीजें कर चुके हैं, और वो अपने आप ही बनते जा रहा है। 21 अगस्त से शुरू किया था, 2 महीना 10 दिन हुआ इस बात को। तब तक नए नए रोज कार्यक्रम निकल ही आते हैं। है ना। अच्छी गति बन रही है दीदी, ठीक अच्छी है। गति बनी हुई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप सभी के सहयोग से, है ना, एक हम आनंदित तो रहते हैं, हर रोज अधिक आनंदित रहते हैं, है ना, ये बात भी तय है। तो करने का सुख होता है, इसको हम भोग रहे हैं, है ना। बहुत बहुत सुंदर दीदी। हाँ चलिए, ठीक है, सभी को नमस्ते, हरिहर, आपका दिन शुभ हो। मिलते नमस्ते हैं। सभी को, हरि हर।